so let's start today's lecture. आज के सेशन में अपन स्टार्ट करेंगे रिवीजन पार्टनरशिप अकाउंट का। पार्टनरशिप अकाउंट में 4 यूनिट्स हैं। 4 यूनिट्स है। फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, सेकंड इज गुडविल, थर्ड वन इज एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड फोर्थ यूनिट विल रिलेटेड टू द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड फिफ्थ यूनिट भी है जो यहाँ पास डेथ है। डेथ में और साथ में उससे क्या दिया हुआ है, जेएलपी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। तो कुछ पार्ट रिटायरमेंट में और कुछ पार्ट डेथ में है। डेथ में मेजर पार्ट है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का। अपन सब लाइन बाय लाइन देखते हैं। सबसे फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट। इस टॉपिक के अंदर, इस कंसेप्ट के अंदर मेन 2 चीजें हैं। एक यहाँ पास डिस्कस किया गया है पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, जिसमें बोला जाता है फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस यूनिट के अंदर कवर होता है, वो होता है आपका इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना? इफेक्टिव कैपिटल। सो ये दोनों कंसेप्ट के अलावा इस पूरे यूनिट में कुछ नहीं है। लाइन से आ जाओ, देख लेते हैं। Let's begin with the fixed capital and fluctuating capital. So first thing, आपने पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट कहां पढ़ा है? 12th स्टैंडर्ड में। लेकिन आपके सीए फाउंडेशन में उसका कोई भी पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। सो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये कहां कवर होता है? आपके 12th स्टैंडर्ड में, जो कि आपके यहां पास नहीं आएगा। नेक्स्ट जो आने वाला है वो है पार्टनरशिप अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। कौन से मेथड से बनेगा? There are 2 types of method. One is the fixed capital method and second is fluctuating capital method. Under the fluctuating capital method, we are preparing only one account named as capital account. Okay. And under the fixed capital method, there are 2 accounts. One is the capital account and another is current account. Okay. तो fixed capital method में जो capital account रहता है उसमें कोई भी changes generally नहीं होते हैं। उसमें जो भी फंड्स आते हैं वो कहां से होता है? कैपिटल इंट्रोडक्शन से होता है। अदरवाइज नहीं तो करंट अकाउंट के बैलेंस को कहां ट्रांसफर किया जाता है? कैपिटल अकाउंट में। लेकिन वैसे ये सब रियल लाइफ के में होता है। यहाँ अभी आपके सिलेबस में इसमें कुछ भी नहीं होगा। जो भी आपको एडजस्टमेंट और चेंजेस करने हैं वो किसके अंदर होंगे? आपके करंट अकाउंट के अंदर होने वाले हैं। नेक्स्ट, 2 और मोर पार्टनर्स लगते हैं। एलएलपी के बारे में बताया हुआ है। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एलएलपी है। ओके, इसमें से थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसमें से सिर्फ आएगा तो आपके लिए इफेक्टिव कैपिटल के बारे में पूछेगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो क्वेश्चन बने हुए ना कि 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछना है उनको, तो वो बोलेगा क्या बना दो आप? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कब बनता है? जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हो, जो नेट प्रॉफिट आता है उस नेट प्रॉफिट के साथ अब आप क्या क्या करने वाले हो उसके बाइफरकेशन को ही, एप्रोप्रिएट जगह डिस्ट्रीब्यूट करने को ही क्या बोलते हैं अपन? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जैसे आपने 12th तक में जो पढ़ा है दैट इज द पार्ट एंड पार्सल, मतलब कि सब उसी के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, ये सब उसी के अंदर दे देते हैं। लेकिन एक्चुअल में रियल लाइफ में नहीं होता है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या निकल के आता है? नेट प्रॉफिट रिलेटेड टू द बिजनेस। कोई भी इंटरनल पार्टी को, ओन पार्टी को कुछ भी पेमेंट किया जाता है वहां पास रिकॉर्ड नहीं होता। वो सब कहां रिकॉर्ड होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो नेट प्रॉफिट कहां से आ जाएगा? पीएनएल से आ जाएगा नेट प्रॉफिट। उसके बाद हम देंगे पार्टनर्स की सैलरी टू बीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इस टाइप से आपका क्या बनने वाला है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक बहुत और इंपॉर्टेंट चीज है जो इस टॉपिक के अंदर है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का परसेंटेज टाइम्स वो आएगा, वो भी दिखा दूंगा। जर्नल एंट्री में मेरे ख्याल से अब आप लोग सब एकदम एक्सपर्ट हैं। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू बीस अकाउंट। ओके, तो इस टाइप का बीस कैपिटल अकाउंट एंड ऑल इस तरह बनेगा। नेक्स्ट, एक यहां पास देखो, करीम डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹2000 एडवांस बाय हिम एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच इज 12% पर एनम। तो एक ये कंसेप्ट को ध्यान रखना, वो कुछ भी डिमांड करें ऐसे काम नहीं चलेगा। वहां पास कितना होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेबल एट 6% per annum, therefore Kareem is to get at the rate of 6% on 2000 instead of 12%। एक ये इंपॉर्टेंट था।
जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, थ्योरी में काफी कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि जब चीजें अब्सेंस हो, इंफॉर्मेशन नहीं दी हो, तो उस वक्त अपन को क्या क्या करने का है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है। नेक्स्ट मैं मेन आना चाहता हूं इफेक्टिव कैपिटल के ऊपर। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में बताया हुआ है जो अपन ने जस्ट अभी डिस्कस किया है। ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में है, एक प्रोडक्ट मेथड है और दूसरा मेथड आपका नॉर्मल रेगुलर जो आप यूज करते हो। अब प्रोडक्ट मेथड के बारे में बताता हूं, यही प्रोडक्ट मेथड आपको कहां पास यूज आने वाला है, इफेक्टिव कैपिटल, एक मिनिमम गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है। मतलब जो चैप्टर यूनिट 1 को आप छोड़ नहीं सकते हो। लाइन बाय लाइन देखते हैं। नेट लॉस एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एक कंसेप्ट में बताओ क्या होता है। जब नेट लॉस रहेगा, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं? पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा, और यदि मेंशन कुछ भी नहीं है, एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में अपन नहीं देंगे। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली। दस इन केस लॉस, नो इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड। लॉस के केस में इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं होगा, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट है। बट इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, net profit less than the amount of interest on capital, the amount of the profit is distributed in the ratio of capital as a partners get profit by way of interest on capital। जब interest on capital आएगा, जैसे हमारा interest on capital आ रहा है 10 लाख, लेकिन अभी हमारे पास प्रॉफिट ही 7 लाख है, तो अब वो 7 लाख के प्रॉफिट को जो इंटरेस्ट है वो जो डिस्ट्रीब्यूट करना, मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉफिट है हमारा 7 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है अभी 10 लाख। अब हम ये 10 लाख कैसे दें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ही नहीं हमारे पास, लेकिन हम पहला प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अभी हम क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पहले क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अब ये 7 लाख जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किस रेशियो में किया जाएगा बच्चों? कैपिटल रेशियो में। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, कितना भी पढ़ाने जाए कुछ ना कुछ रहने वाला है बच्चों। पूरा डिटेल रिवीजन एक बार देखना, हमको फास्ट से आगे जाना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब से हमने विड्रॉ किया है वहां से कितने मंथ्स बचे हुए हैं, तो उसको कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। हमने क्या किया है, उसने फरवरी 16 में फॉर एग्जांपल विड्रॉ किया है, उसके बाद 31 दिसंबर लास्ट डेट है, तो कितने मंथ्स बचे हैं? फरवरी कंप्लीट हो गया, जैन एंड फेब, बचे कितने मंथ्स हैं? 10 मंथ। 31 दिसंबर, तो हमने इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 10 मंथ। तो ये क्या निकल के आ रहा है कि इनकेस उसने एक महीना, हम ये 10 मंथ्स यूज नहीं किया, यदि हमने 1 मंथ यूज किया होता तो हम क्या बोलते हैं, उसने कितना यूज किया है? 5,000। क्या ये कंसेप्ट किसी को ध्यान आ रहा है? कंसेप्ट होता है, हम उसको 10 मंथ्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? 1 मंथ में। उसी को अपन बोलते हैं क्या? कैपिटल मेथड से उसको कैलकुलेशन करना। तो हम इसी तरह जो मार्च है तो उसमें 9 मंथ्स आएगा, एंड दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट। अब यही कंसेप्ट क्या आएगा, देखो 500 9 6 2, और इसी को अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ गया आपका 13,800। लेकिन दूसरा तरीका होता है कि 500 को ही अपन क्या कर सकते हैं, 10 मंथ्स के बेस को रखते हुए अपन क्या कैलकुलेट करें, इंडिविजुअली हम इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं तो अपन क्या कर सकते हैं, टोटल हम निकाल के हम उसको क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल ऑन एन एवरेज ये क्या आ गया, 13,800 12 मंथ्स में विड्रॉ किया? नहीं, 1 मंथ का है ये। 13,800 ये 1 मंथ का है, इसलिए 6% द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड ये कितने मंथ्स का निकाला है? 1% का, तो भी कितना आएगा? 69। यदि आप पर मंथ के भी हिसाब से निकालोगे तो भी कितना आएगा? 69। ये जितना यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको कहां पास आएगा कैलकुलेट करने में, इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा काम आएगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारा, इफ द डेट्स ऑन विच द अमाउंट्स आर ड्रॉन आर नॉट गिवन, कब विड्रॉ किया है दिया नहीं है, तो चार्ज इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ ऑन द होल अमाउंट। पूरे कंप्लीट अमाउंट में 6 मंथ्स का चार्ज करते हैं। परसेंटेज को हाफ नहीं करते हैं हम, कितना चार्ज करते हैं? हाफ ईयर का चार्ज करते हैं, जब कोई भी डेट नहीं दी है। बट इफ द विड्रॉल आर मेड इवनली इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यदि बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ में किया गया है, तब इसके बारे में डिटेल लेक्चर में हुआ है, 6.5 मंथ्स का लगेगा।
एंड ऑफ ईच मंथ किया गया है 5.5 मंथ्स लगेगा। इफ विड्रॉस आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर के केस में किया गया तो इंटरेस्ट जो लगेगा हमारा 7.5 मंथ्स का लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट विल रिमेन सेम। तो याद रखना है तो कैसे, जब फर्स्ट मंथ में लगा है, फर्स्ट डे ऑफ मंथ में किया है तो ज्यादा रेट लगना चाहिए, तो दैट इज 6.5। एट द एंड किया है तो 5.5। ईच क्वार्टर के आपके बिगनिंग में कर रहा है, क्वार्टर के बिगनिंग में कर रहा है तो 7.5 ध्यान रखना, क्योंकि वहां पास एंड ऑफ द क्वार्टर में कर रहा है तो 4.5। वहां पास कैलकुलेट करने का टाइम नहीं मिलेगा, आप डायरेक्टली ये अमाउंट लिख के आप डायरेक्टली कैलकुलेट करोगे तो डायरेक्टली पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपको एक एक मंथ का कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब इसी को बोल देंगे स्टूडेंट मैनुअली कैलकुलेट करते बैठेंगे इन केस, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, पेपर लेंदी है, उसको ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। एक पार्टनर की परिस्थिति बहुत ही सिचुएशन खराब थी, वो बोलता है हम बोल रहे हैं जबरदस्ती लेकिन तू आ जा, वो बोलता है देख मेरा लोन है, कार का लोन है, घर का लोन है, बीवी का लोन है, आई मीन घर में बीवी बच्चे हैं तो उसके भी खर्चे हैं, तो बोलता है कम से कम मैं यदि अपनी जॉब छोड़ के आ रहा हूँ, भले मेरी छोटी सी जॉब है, तो मेरे को मिनिमम इतना प्रॉफिट चाहिए। तो ऐसे केस में हम बोलते हैं चल यार इतने साल से तू हमारा दोस्त है, तू आ जा, हम इतना तेरे को मिनिमम प्रॉफिट गारंटी कर देते हैं। अब ऐसे केस में बहुत सारे सिचुएशंस क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले सफिशिएंट प्रॉफिट है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सफिशिएंट टोटल प्रॉफिट से उसका प्रॉफिट दे देंगे, बचे हुए प्रॉफिट में दोनों पार्टनर। सबसे पहले देखो क्या करते हैं, 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है, यदि रेशियो इनका 1:1:1 है तो हम इनको उस रेशियो में दे देंगे और उसके बाद चेक करेंगे क्या इसका मिनिमम प्रॉफिट ए को जो अपन ने मिनिमम प्रॉफिट गारंटी किया था क्या वो सब कंप्लीट हो रहा है, हो रहा होगा, कोई बात नहीं, हम इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जब ये गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट का कैलकुलेशन कब आता है, इनकेस जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होते हैं। जब अपन ने बोला है एक रेशियो लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसी को मैं क्या कर लेता हूं 9 लाख कर लेता हूं तो आपके कैलकुलेशन को इजी रहेगा। 9 लाख है तो कितना कितना आ जाएगा, 333 आ जाएगा। हमने बोला है उसको क्या, फॉर एग्जांपल 3 लाख ही बोला है, क्या सफिशिएंट हो गया, हाँ हो गया, लेकिन हमने बोला 3 लाख था यहाँ पास, अभी हमने इस केस उसको बोल दिया 4 लाख। जब हमने रेशियो निकाला तो 3 आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 4 इसको देना बचेगा, बचा कितना 9 माइनस 4 5, तो बचे हुए 2.5 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये भी समझ में आ रहा है रेशियो। अब बात आती है सर लॉस हो गया, या कि हमारे को प्रॉफिट ही कितना हुआ है 2 लाख का हुआ है और हमको देना उसको कितना है 4 लाख देना है, तो हम इसको देंगे 4 लाख। प्रॉफिट कितना हुआ है 2 लाख, 2 लाख का प्रॉफिट है। अब बताओ क्या करें, 1 लाख क्या करेंगे, बी और सी ला के किसको देंगे, ए को देंगे। क्या ये बात भी ध्यान आ रही है, एक बार इसको ध्यान करो। एक्सेस इज पेबल बाय वन ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, ये सब लिखा रहेगा, यदि शॉर्ट पड़ता है तो किसका दोस्त है और किसने प्रॉमिस किया है तो वो लाके देगा। इफ एक्सेस इज पेबल बाय एटलीस्ट 2 और ऑल ऑफ द पार्टनर इन द एग्रीड रेशियो, जरूरी नहीं है कि ये जो एग्जिस्टिंग उनका रेशियो, उन्होंने भी रेशियो यदि डिसाइड करके रखा, यदि शॉर्ट पड़ा तो किस रेशियो में लाएंगे, वो भी नया रेशियो दिया है तो वो रेशियो ऑप्ट करेंगे। तो पूरा का पूरा ये चैप्टर किसके ऊपर डिपेंड है, जो लैंग्वेज में उसने क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके ऊपर अपन फ्लो से जाने वाले हैं। समझ में आया एक और। नेक्स्ट आता है कैपिटल रेशियो के बारे में। बहुत बार क्वेश्चन को घुमाना होगा, नहीं तो इसी के ऊपर पूरा का पूरा क्या दिया होगा क्वेश्चन। जिन्होंने भी ये क्वेश्चन किया हुआ है या कि इस क्वेश्चन को एक बार तो देख के रखना या कि कैलकुलेट करके रखना, एग्जाम में बहुत टाइम हो गया इस क्वेश्चन को पूछा नहीं है। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है कि बोलता है कैपिटल दिया हुआ नहीं है, कैपिटल के लिए 3-4 पैराग्राफ दे दिया है, अब उस कैपिटल को कैलकुलेट करना है और उनका कैपिटल बोलता है बहुत बार कैपिटल रेशियो में, कैपिटल तो कैलकुलेट करना है, उसका इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है और कैपिटल रेशियो में क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि आपको कैपिटल दी नहीं है। 10 लाख उसकी कैपिटल दी, 30,000 उसने नेक्स्ट मंथ विड्रॉ किया, 50,000 उसने फिर से इंट्रोड्यूस किया, फिर से 5 लाख उसने विड्रॉ कर लिया, 3 लाख इंट्रोड्यूस कर दिया, तो आपको समझ में नहीं आता कौन सा कैपिटल को आपको बेस लेना है। गॉट माय पॉइंट, कितने कैपिटल के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है ये भी समझ में नहीं आता। तो जो ड्राइंग्स कर रहा है उसके ऊपर कितना अपन को ड्राइंग्स चार्ज करना है ये कुछ भी समझ में हमको नहीं आता। ऐसे सिचुएशन के केस में हम कौन सा मेथड ऑप्ट करते हैं, प्रोडक्ट मेथड। हम ये ट्रीट करते हैं कि हर अमाउंट को हम कितने में कन्वर्ट करते हैं, 12 मंथ्स में नहीं, हम उसको 1 मंथ में कन्वर्ट करते हैं। कि हमने इनकेस ये 5 लाख इसने 3 मंथ्स यूज किया है तो हम ये देखेंगे 5 लाख 3 मंथ्स नहीं यूज किया, यदि ये 1 मंथ में यूज करता 5 लाख ऐसे
तो कितने हो जाता, 15 लाख हो जाता। कैसे समझ में आया, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 महीने यूज करें तो भी कितना हो, जैसे यहाँ पर 50,000 है, इसने 3 मंथ्स यूज किया है तो कितना हो रहा है 1,50,000। ये 1,50,000 1 मंथ यूज करे या कि 50,000 3 मंथ्स यूज करे, वन एंड द सेम। तो यही चीज यहाँ पास यूज किया गया है। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ए फॉर 1 मंथ, हम निकाल रहे हैं 1 महीने में उसने कितना कैपिटल यूज किया हुआ है। सो 50,000 55,000, तो ये 5,000 क्या है, उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। बी ने यहाँ पास विड्रॉन कितना किया है, ए ने 3,000। देखो 55 से उसने फिर 3,000 विड्रॉ कर लिया, कब किया है, 1 जुलाई को, जो भी डेट दी हुई है। तो उसने 3 मंथ्स, तो मंथ का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, प्ले करेगा, तो आपको वो भी ध्यान देना है। तो क्या आपको ये चीज ध्यान आ रही है, ऐसा कुछ आपने किया था, ये क्वेश्चन ध्यान आ रहा है? सो मैं चाहूंगा आप इसमें से एक क्वेश्चन, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आई वॉन्ट यू टू प्लीज कंप्लीट दिस सम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, दोनों आपको निकालना है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 एक बार ट्राई करो। मिनिमम गारंटी प्रॉफिट में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, नेचुरल कंडीशन है, जो क्वेश्चन लिखा होगा वही आपको करना होगा। ओके, वो समझा है आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 5 एक बार ट्राई करो फास्ट, ऑनलाइन रफ में ट्राई करो, कोई स्केल पेंसिल नहीं, सीए फाउंडेशन है, कोई स्केल पेंसिल नहीं आएगा, नोटबुक आएगी, पेन आएगा, सॉल्व करो। पेन पेंसिल खेलते रहोगे तो टाइम पास हो जाएगा, उसमें इतना टाइम नहीं है, ये डिफरेंस है। तो कौन सी स्किल लगेगी यहाँ पास कैलकुलेशन में, डू इट फास्ट। ठीक है, सो ये चीजें याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन को भी किस तरह सॉल्व करना है। तो एक बार नॉर्मल, कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने मंथ, 6 मंथ्स का चार्ज करना है। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 6.5, एट द एंड ऑफ ईच मंथ 5.5, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5। ये डायरेक्टली लगा के आपका आ जाएगा, इसके अलावा कुछ भी आ रहा है मैनुअली आपको कैलकुलेट करना है। ओके, जैसे यहाँ एट द एंड ऑफ ईच मंथ था, तो यहाँ लगा दिया, यहाँ कुछ भी दिया, रैंडम दिया है। ओके, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट किया गया, 12 लाख एंड 9 लाख इसका इफेक्टिव कैपिटल आया है। इसको अपन 12:9 अपन बोल सकते हैं, क्या इनका कैपिटल रेशियो हो गया, या कि बोल रहा है कि कैपिटल रेशियो ही क्या रहेगा, प्रॉफिट रेशियो। कभी भी कुछ भी नहीं दिया है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। कैपिटल रेशियो मत कर देना, जब क्वेश्चन ने खुद चीख चीख के लिखा है कि कैपिटल रेशियो करना है, तब अपन बोलेंगे क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, कैपिटल रेशियो का रहेगा। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का है, कुछ इसमें नहीं है। मेन इस कंसेप्ट में, इस टॉपिक में आपने, चलो आ जाओ, बताओ इस टॉपिक में आपको क्या क्या है, आप भी लिख के लो। सबसे फर्स्ट थिंग कैपिटल के लिए है, कौन कौन सा कैपिटल है इसके अंदर, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। सेकंड पार्ट आपने इसमें क्या देखा है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थर्ड क्या देखा आपने, इफेक्टिव कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, राइट। इसमें कैपिटलाइजेशन मेथड है, ध्यान आ रहा है। फिर फोर्थ आप है मिनिमम गारंटी प्रॉफिट के बारे में है, ध्यान रखना। फिर फिफ्थ पॉइंट अपन ने देखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ
end of every month, first year beginning of every quarter, end of every quarter. So 6.5, 5.5, 7.5 एंड 4.5. अब ये क्या है, कुछ लोग तो आधे इसमें भी ये याद रहेगा, बाकी चीजें भूल जाएंगे. मल्टीप्लाई बाय जो आपका ये मंथ्स हैं. ओके, ध्यान रखना. कैसे चार्ज करते हैं वो याद रहेगा. चलो, और इसके अलावा कुछ भी इसमें पढ़ा चलेगा. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट नहीं दिया तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? 6%. ड्राइंग्स के ऊपर, वेरी गुड. चलो, कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अ यूनिट 2, जहां पास हमारा मेन है गुडविल का ट्रीटमेंट. इस टॉपिक के अंदर मेन इंपॉर्टेंट, हम सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखने वाले हैं? रेशियो कैलकुलेशन. गुडविल का कैलकुलेशन भी है, दूसरा है रेशियो कैलकुलेशन. कैसे हमारा रिटायरिंग पार्ट, सेक्रीफाइस रेशियो, गेन रेशियो, या कि आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये भी पार्ट अपन इसमें देखेंगे. इसमें हम सबसे पहले मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन का इसमें है. सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट, एन्युटी बेसिस, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन बेसिस. ये 3-4 टाइप के अपन के मेथड है, वो अपन देखना स्टार्ट करते हैं. गुडविल क्या है? रेपुटेशन ऑफ फर्म है. ये सब बेसिक चीज है, थ्योरेटिकल पार्ट. होप यू ऑल रिमेंबर. एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस विल बी कंसीडर्ड एज गुडविल. सो एवरेज प्रॉफिट में एक सिंपल एवरेज रहेगा, वेटेड एवरेज रहेगा. सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर्स रहेगा, एन्युटी बेसिस एंड कैपिटलाइजेशन बेसिस. कैपिटलाइजेशन बेसिस में एवरेज प्रॉफिट का एक कंसेप्ट निकाला जाएगा. चलो, सबसे पहले द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर आर एडजस्टेड फॉर एनी एक्सपेक्टेड चेंज. जो भी चेंजेस आ रहे हैं इन फ्यूचर में, उसके अकॉर्डिंगली चेंज किया जाएगा. नंबर ऑफ ईयर्स आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट एंड नेगोशिएशन के ऊपर डिपेंड करता है. तो जो भी आपका डिस्कशन हुआ है, जो भी आपके चेंजेस, एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस है, उसको अपन क्या करने वाले हैं? एडजस्ट करने वाले हैं अपने एवरेज प्रॉफिट से. एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज में क्या रहेगा? कुछ भी नहीं करना है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स से हमारा क्या निकल जाएगा? एवरेज प्रॉफिट. ये गुडविल नहीं निकला है. गुडविल कैसे निकलता है? हम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस या आगे चल के मल्टीपल मेथड उसमें अप्लाई होंगे. जब भी हमारा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड रहेगा, उस केस में हम क्या लगाएंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट लगाएंगे. वेट हम हमेशा जो नियर लेटेस्ट ईयर है उसमें हम हमेशा ज्यादा लगाते हैं, और जो ओल्डेस्ट ईयर है उसमें अपन कम लगाते हैं. तो जितने भी ईयर्स है उसके अकॉर्डिंगली अपन ने वेट लगाया है. जैसे फॉर एग्जांपल 2001 है, ये 2005 है, तो 2005 को अपन 5 वेट दिया है, एंड लाइकवाइज. ओके, इसमें इस तरह का नहीं है इंक्रीजिंग ट्रेंड हो या डिक्रीजिंग ट्रेंड हो, हम लेटेस्ट ईयर को हम क्या देते हैं? ज्यादा वेट देते हैं. ज्यादा प्रॉफिट को ज्यादा वेट नहीं देते. ये निकल के आ गया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट. और जब हम वेट निकालेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स नहीं करते हैं, वेट का टोटल करते हैं. नेक्स्ट आते हैं, अब जब अपन प्रॉफिट निकालेंगे तो डेफिनेटली नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस को एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाता है? गुडविल. नेक्स्ट आता है सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है हमारा? सुपर प्रॉफिट का सबसे बेसिक फॉर्मूला है कि एक्चुअल प्रॉफिट आपके जो बिजनेस में हो रहा है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एक नॉर्मल बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो अदर बिजनेसमैन कमा रहे हैं उसको. तो जो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हैं उसी को बोलते हैं क्या? सुपर प्रॉफिट. अब ये सुपर प्रॉफिट को, ये सुपर प्रॉफिट गुडविल नहीं है. सुपर प्रॉफिट में अभी कुछ और चीजें करेंगे, उसके बाद गुडविल आएगा. तो सबसे पहले तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालना कोई डिफिकल्टी है क्या? नहीं. एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकलता है? दो तरीके से. कौन कौन से दो तरीके हैं? सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज. बात आती है नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के मल्टीपल तरीके हैं. नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कौन से तरीके हैं? सबसे पहले तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई करा दे. अब इसमें से कुछ अमाउंट, बहुत बार वो क्या दे देगा? नॉर्मल प्रॉफिट ऑलरेडी दे देगा, या कि वो कुछ कैलकुलेशन करने के लिए आपको कुछ फिगर्स दे देगा. तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड किसकी होगी? खुद के बिजनेस की होगी. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किसका होगा? मार्केट का रहेगा. ठीक है.
तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, क्या निकल के आएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। नाउ सुपर प्रॉफिट के साथ अपन और चीजें अपन चेंज करते जाएंगे, तो उससे हमारा क्या निकल के आएगा, गुडविल आएगा। तो वही चीज लिखा हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड आइडेंटिफाई करना है, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द पार्टनरशिप फर्म इन पास्ट फ्यू इयर्स, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट में क्या चल रहा है, इससे हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस मेथड। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस मेथड मतलब क्या है, उसी में अपन मल्टीप्लाई करा देंगे। इनकेस बोल रहा है सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ मल्टीप्लाई करके निकालना है, तो वैसे भी निकाला जा सकता है। गुडविल इज जनरली वैल्यूड बाय मल्टीप्लाइंग द अमाउंट ऑफ super profit by certain number of years depending upon the expectation about the maintenance of such future profit in future। जब बोल रहा है 3000 क्या निकल के आया हमारा सुपर प्रॉफिट, 5 इयर्स का हमने क्या निकाला है, ईयर्स ऑफ परचेज निकाला है, मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा क्या आ गया, गुडविल आ गया। देखो यहां पास भी इसी टाइप का एक कैलकुलेशन किया गया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया गया हुआ है क्वेश्चन में, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, 4,50,000 कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। व्हाट डज इट मीन, इज अ कैपिटल एम्प्लॉयड। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, 15% है। यहां पर 70, 80, 1,20,000 एंड 1,00,000, यहां पर कोई भी फ्लो नहीं दिख रहा, तो अपन कौन सा एवरेज लगाएंगे, सिंपल एवरेज। तो इसी को यूज करते हुए उन्होंने निकाला है। नेक्स्ट आता है एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड क्यों लाया गया, कोई एक वर्ड में बताए, बिकॉज इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ऊपर जितने भी कैलकुलेशन हो रहे थे उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जो आज हमारे को मिलने वाला प्रॉफिट है जो 5,000, वो आने वाले 5 साल बाद यदि 5,000 मिलेगा तो उसकी वैल्यू 5,000 नहीं रहेगी, वो अप्रोक्सीमेटली 4,000 के आसपास आ जाएगी। आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो मेरे को अभी 5,000 रुपए दे देना, मैं प्रॉमिस करता हूँ, लिख के दूंगा, एक पोस्ट डेटेड चेक दे देता हूँ, 5 साल बाद आप वही 5,000 मेरे से ले लेना, सब लोग दे दो, चलेगा क्या आपको, नहीं, क्योंकि वो 5 साल के बाद वो 5,000 की वैल्यू 5,000 नहीं रह जाएगी, वो कम हो जाती है। यदि सर आप बोलो वो 5,000 की जगह आप 5 साल के बाद 7,000 रुपए देने वाले हो, तो एक बार मैं सोच सकती हूँ, राइट। तो इसी को बोलते हैं एन्युटी मेथड। इस एन्युटी मेथड में क्या रहेगा, कैलकुलेटर से भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं एन्युटी फैक्टर, यदि 5 इयर्स का निकालना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फिर से यहाँ पास आएगा, या कि जिसको बोला जाता है डिस्काउंटिंग फैक्टर, क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर, नहीं तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज रहेगा। सो सुपर प्रॉफिट आप 3,000 कंसिस्टेंटली आप 5 इयर्स तक अर्न करने वाले हैं, डू यू एग्री विद दिस। बट हर साल का जो एंड में, जो पहले एक और काम करते हैं, बोलते सर 1 साल की तो बात है, अभी 5,000 दे दो, अभी 3,000 रुपए दे दो, मैं ईयर के एंड में दे दूंगा 3,000 रुपीज, क्या चलेगा आपको, नहीं, तब भी वो 1 साल बाद भी उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/1 + R, समझ में आ रहा है, 1/1 + R, मतलब ये 15% है तो 0.15 हो जाएगा। कैलकुलेटर में टाइप करो 1/1.15 इक्वल टू, एक बार इक्वल दबाना, कितना आया, 0.8696, फिर से इक्वल दबाओ, क्या आएगा, 0.7561। जिसने नहीं किया है फिर से रिमाइंड कर रहा हूं, 1/1.15 कितना आ रहा है, 0.8696। सेकेंड टाइम इक्वल दबाओ, थर्ड टाइम इक्वल प्रेस करना, सिर्फ इक्वल प्रेस करते जाना है, 6 पॉइंट, फोर्थ टाइम प्रेस करो, फिफ्थ टाइम प्रेस करो, 4.972 इक्वल हो गया। अभी प्रेस क्या करना है, जीटी बटन एक होगा, सबके जनरली कैलकुलेटर में रहेगा, ढूंढ लो जल्दी से, जीटी। सो 3.352 जीटी इज अ ग्रॉस टोटल, जितने बार आपने इक्वल प्रेस किया है और जो फिगर आया है, जीटी क्या करता है, इक्वल के प्रेस करने के बाद जो फिगर आता है उसका ग्रॉस टोटल ले लेता है। समझ में आई क्या बात। तो इसका ये आ गया, एग्जाम में आएगा तो आपको इसी तरह लिखना है, आपको इस तरह ये नहीं करना है, जब फिगर्स क्या रहेंगे हर साल के डिफरेंट रहेंगे, तब उस वक्त अपन को क्या करना है, हमको ये इस टाइप से अपन को कैलकुलेशन करना है। यहां पास फिगर क्या है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, ये नहीं, 15,000 को नहीं, हाँ ध्यान रखो, ये आपका क्या हो रहा है, 3,000 को आप 3.35 मल्टीप्लाई बाय 3,000 करो, मल्टीप्लाई बाय 3,000 कितना आ रहा है, 10,056 के आसपास कुछ आता होगा। ओके, आप ये मत कर लेना सर, अरे 3,000 को 0.86 से मल्टीप्लाई करना था, अभी आप 3, ये मल्टीप्लिकेशन है, प्लस नहीं है, प्लस माइनस थोड़ा इसमें समझो, 15,000 को 3.3 से नहीं मल्टीप्लाई करोगे, समझ में आ रहा है क्या।
आप वो 3000 को आप 3.3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये भी कंफ्यूजन मत करने देना। सो 3000 मल्टीप्लाई बाय 3.352 तो आपका आ जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी बन गई है अभी 10,056। अब व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये एन्युटी फैक्टर से क्या आया हुआ है? सुपर प्रॉफिट तो आपने पहले कैलकुलेट कर लिया था। ये 5 साल का, अभी 5 इयर्स का जो बोल रहा था, पहले अपन डायरेक्टली क्या करते थे, 5 मल्टीप्लाई करके क्या निकाल देते थे अपन, गुडविल निकाल देते थे। जब लास्ट टाइम आपने 5 से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाला था तो आपका कितना आ रहा था, 15,000। एक्चुअल में 15,000 रुपीज गुडविल नहीं है, कितनी गुडविल है इफेक्टिवली, 10,000। समझ में आ रही है क्या बात है? तो यहाँ पास बोल रहा है एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 65,000, दैट इज एवरेज प्रॉफिट अपन बोल सकते हैं इसको। कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है। यही 12% किसके लिए काम आएगा, दो चीज के लिए काम आएगा। कौन कौन बता सकता है वो दो चीज क्या है? एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल प्रॉफिट निकालने में काम आएगा। एक्चुअल प्रॉफिट तो दिया हुआ है 65 है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 12% इज 48,000 विल बिकम नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, 17,000। अब 12% का यदि आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है 5 इयर्स का, कहां लिखा है 5 इयर्स, ये देखो ये लिखा है। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1 फॉर 5 ईयर इज, हर साल ₹1 रहेगा, तो 5 साल मिलेंगे तो ₹5 नहीं होंगे, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 3.60 रहेगी। ओके चलो, और ये कब मिल रहा है, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। तो कितना आ जाएगा, उसी मेथड से करोगे 3.60। बहुत बार ये एन्युटी फैक्टर दिया रहेगा तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 17,000 मल्टीप्लाई कर देना है, आपका क्या आ गया, गुडविल आ गया 61,281। तो दिस विल बिकम नॉट 17,000 इज नॉट गुडविल, 17,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे तो नॉर्मल मेथड से अपना क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट मेथड से आ जाएगा क्या, गुडविल। यदि अपन को एन्युटी मेथड से करना है तो अपन को डिस्काउंटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करना होगा। सी आता है कैपिटलाइजेशन मेथड, जो आपका सुपर प्रॉफिट आया है एनआरआर से आप डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, कैपिटलाइजेशन मेथड से क्या आ जाएगा, ये प्रॉफिट जो हम कमा रहे हैं, इस प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है, नॉर्मली मार्केट में 12% है, उसको डिवाइड करेंगे तो क्या निकल आएगा हमारा, कि कितना कैपिटल एम्प्लॉयड करना चाहिए था, वही उसी को वो बोल रहा है क्या, गुडविल। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट गुडविल, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 17,000 डिवाइडेड बाय 12% विल बिकम 1,41,677। ओके, यू नीड नॉट टू वरी। ये एक्चुअल में देखा जाए ना, ये क्या है, एक टाइप से कैपिटल एम्प्लॉयड होनी चाहिए आपकी, ये निकल के आ रहा है। मतलब ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए आपको इतना कैपिटल एम्प्लॉयड करना चाहिए। क्या ये प्रॉफिट है, नहीं। क्या ये एक्चुअल प्रॉफिट है, नहीं। क्या ये नॉर्मल प्रॉफिट है, नहीं। ये कौन सा प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट है। इस एक्स्ट्रा सुपर प्रॉफिट को कमाने के लिए 12% से आपको इतनी एक्स्ट्रा कैपिटल लगती। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट आता है कैपिटलाइजेशन बेसिस, ये भी बहुत ही इजी है। आपको दो कैपिटल को कंपेयर करना है। कौन कौन सी कैपिटल, आपकी खुद की एक्चुअल कैपिटल, और दूसरी कैपिटल इंप्लॉयड एक्चुअल में वो प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट के हिसाब से कितनी कैपिटल इंप्लॉयड करनी चाहिए। जो दोनों का डिफरेंस है वही क्या बन जाएगा आपका, गुडविल बन जाएगा। देखो सबसे पहले तो हमारा खुद का प्रॉफिट हमको पता है, खुद की कैपिटल पता है, नहीं पता है तो हम निकाल लेंगे। सबसे पहले चाहिए कि मार्केट का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म फॉर विच द गुडविल इज टू बी डिटरमाइंड। तो क्या निकालेंगे सबसे पहले, एवरेज प्रॉफिट। डिटरमाइन द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द पार्टनरशिप फर्म फॉर विच द गुडविल इज डिटरमाइंड। हम क्या निकाल लेंगे, एग्जैक्टली खुद के बिजनेस का आपको कैपिटल एम्प्लॉयड पता है। फाइंड आउट द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द बिजनेस बाय डिवाइडिंग द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द बिजनेस बाय डिवाइडिंग द एवरेज प्रॉफिट बाय एनआरआर। एवरेज प्रॉफिट, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर एग्जांपल 1 लाख है और आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है, फॉर एग्जांपल 10K है, 10,000 है, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर एग्जांपल 12% है, उससे निकल के आ जाएगा आपका क्या, डिडक्ट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द बिजनेस अराइव्ड एट गुडविल। तो आपको यहां से ज्यादा नहीं समझ में आ रहा, नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, ये किसको किसको दिख रहा है, समझ में आ रहा है क्या? तो गुडविल इज इक्वल टू क्या निकलेगा यहां पास, नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल।
एक्चुअल कैपिटल क्या क्वेश्चन में दिया रहेगा? दिया रहेगा। नहीं दिया रहेगा तो निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हैं। खुद का प्रॉफिट, खुद का परसेंटेज, जैसे भी निकालेंगे, बहुत सारे तरीके रहते हैं। लेट अस सपोज द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द पार्टनरशिप फर्म इज 1 लाख, इट्स एवरेज प्रॉफिट इज 20,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। 20,000 कमाने के लिए मार्केट रेट 15% है, तो कितना कैपिटल लगाना चाहिए? तो 20,000 डिवाइडेड बाय 15%, तो हाउ मच? 1,33,000 आपको क्या करना चाहिए था? कैपिटल एम्प्लॉयड करना चाहिए था। आपने कितना कैपिटल एम्प्लॉयड किया है? वाह, आपने सिर्फ 1 लाख किया है। मतलब जो ये 33,000 का डिफरेंस है कैपिटल में, वही क्या है? आपका गुडविल है। ओके, सो 33,333 समझ में आ रहा है क्या? कैपिटलाइजेशन मेथड से कोई बताएगा? दो टाइप के कैपिटलाइजेशन मेथड है, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है और एक कैपिटलाइजेशन बेसिस है। ध्यान रखना, कैपिटलाइजेशन बेसिस में क्या होगा? एक्चुअल कैपिटल कंपेयर करेंगे, दो कैपिटल को कंपेयर करेंगे, सिंपल ध्यान रखना। ओके, नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। इसके अलावा इसके अंदर और क्या है? सम्स है, जिसके अंदर आपको प्रॉफिट इसी चीज का कैलकुलेशन करना है। रेशियोज के बारे में, तो मैंने इस चैप्टर में रेशियोज के ऊपर आपको पूरा ज्ञान दिया था। बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। इंस्टीट्यूट चाहे तो सिर्फ आपको रेशियो में घुमा दे, क्वेश्चन पूरा इजी दे दे। बहुत से स्टूडेंट रेशियो ही बहुत सारे गलत निकाल के आएंगे। हमने बहुत रेशियोज की प्रैक्टिस की है। होप यू ऑल रिमेंबर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गिवन इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आ जाओ, आ जाओ बच्चों। एक हिडन गुडविल का बात बता देता हूं। ये बहुत जगह आगे भी आने वाला है। हिडन गुडविल कोई एक्चुअल में कुछ भी हिडन नहीं है। समझना बात को बच्चों, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी दिया हुआ नहीं है। सी पार्टनर है, देखो यहां पास इसी को रीड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुडविल इज नॉट स्पेसिफिकली गिवन एंड हैज इम्प्लाइड फ्रॉम द अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल। हम कैपिटल को देख के यहाँ आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या क्वेश्चन के अंदर हिडन गुडविल है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ए's कैपिटल इज 20,000, बी's कैपिटल इज 15,000। मैंने इसके बारे में कहानी सुनाई थी। एक शाना था, बोलता है मैं गुडविल नहीं दूंगा, मैं डायरेक्टली आ जाऊंगा। तो हमने बोला ठीक है, एक काम कर, कैपिटल हम उसको बताएंगे नहीं। हमारी 1:1:1 रेशियो था, सबका था। हमने बोला उसको प्यार से काम कर, हम दोनों का 10,000 है कैपिटल 1:1 में। तू भी आ रहा है तो तू क्या कर, तू भी 10,000 कैपिटल लेके आ जा और 20,000 की क्या लेके आ जा? गुडविल लेके आ जा। वो बोल रहा था नहीं चाहिए, नहीं दूंगा। तो हमने बोला मत दे। तो एक काम किए, हमने बोला एक काम कर, तू 30,000 का क्या ले आ जा? कैपिटल ले आ जा। कैपिटल लेके आएगा 30,000 का, हम 10,000 कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे और 20,000 का हम क्या करेंगे? आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये इंटरनल अकाउंटिंग फैक्टर है। ओके, और सामने वाले को क्या लगता है? वो कैपिटल ही दिया है। ए की कैपिटल 20 है, बी की कैपिटल 15 है। दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। सी एडमिटेड एज अ पार्टनर विद 18,000 एज हिज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। जैसे ही ये स्टेटमेंट आपने देखा, सी एडमिटेड फॉर 18,000, तो बताओ इसमें से टोटल फर्म की गुडविल कितनी हो गई? फर्म का कैपिटल कितना हो गया? तो आप फर्म की कैपिटल कैसे निकालते हो? 18,000, इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 4/1। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पूरे फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? एनीवन? 72,000। लेकिन एक्चुअल में बताओ, ए बी एंड सी को प्लस करो कैपिटल। ए का 20 है, बी का 15 है, सी का 18 है। हाउ मच? इज 53,000। तो जो डिफरेंस एक्स्ट्रा वो लेके आया है 19,000, जो ये 19,000 वो लेके आया है, वो किस चीज के लिए लेके आया है? गुडविल के लिए लेके आया है। ये किसकी गुडविल है? सी शेयर्स, सी शेयर इन गुडविल, क्योंकि वही लेके आ रहा है। अब कुछ लोग पूछेंगे सर बताओ आप, पूरे फर्म की गुडविल क्या है? निकालना नहीं है, जरूरत भी नहीं है।
हमको एक्चुअल में क्या चाहिए रहता है हमेशा, जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितना गुडविल लेके आ रहा है, और हमको वो किस में डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है, एक ही वर्ड चाहिए मेरे को, ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशियो में, ये शब्द गलत था, ऑलवेज सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओनली सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ध्यान रहेगा आप लोगों को। तो 19,000 हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो में। अब आप लोग पूछोगे सर सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं, जब टोटल पूरे फर्म का शेयर 1 था और वो आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो बचा कितना, 3/4, और 3/4 को अभी क्या करेंगे, बोलेंगे ए और बी, आप लोग ना काम करो, आधा आधा ले लो बचा हुआ, तो इसका हाफ हाफ कौन ले लेगा, बताओ। ए का सी का शेयर कितना है एनीवन, वो चिक चिक के लिखा है 1/4, ओके। सो ए एंड बी का शेयर कितना बचेगा, 3/8, और सी का कितना था, 1/4 था। तो इसका सेम डिनोमिनेटर करने के लिए क्या करेंगे, तो कितना है, 2/8, तो रेशियो क्या बन जाएगा, 3:3:2। अब कुछ लोग पूछेंगे सर सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, जब 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 इस दुनिया में when old ratio and new ratio is given, तब उस केस में अपन को क्या करना है, दोनों को डिडक्ट करके अपन को क्या निकालना है, सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। बहुत नेचुरल है, न्यू रेशियो भी दिया है, ओल्ड रेशियो भी दिया है, तो हम क्या निकाल देंगे, सेक्रीफाइस रेशियो। बट व्हेन ओल्ड रेशियो इज दिया है और न्यू पार्टनर का शेयर दिया है, ऐसे केस में ओल्ड रेशियो विल बिकम द सेक्रीफाइस रेशियो। इसके लिए हमने हेंस प्रूफ भी बहुत बार किया है, कुछ लोगों को तो लगता होगा सर कितने बार आपने पढ़ाया है, ये बहुत बार हो गया, लेकिन ये कितने बार हुआ, नॉर्मल लेक्चर, रिवीजन लेक्चर, रिवीजन का रिवीजन, रिवीजन का रिवीजन, कितना रिवीजन हो चुका अभी, लेकिन भूलना मत बच्चों, हाँ। देन अब लेकिन जब ये दिया है ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर का रेशियो दिया है, तब उस केस में हमको क्या नहीं मिला है, बताओ, न्यू रेशियो नहीं मिला है, तब हम उस केस में क्या निकालेंगे, न्यू रेशियो निकालेंगे, जो कि अभी हमने जस्ट निकालने की कोशिश की। न्यू रेशियो क्या है, बैलेंस ऑफ 1 के कंसेप्ट से निकालते हैं। सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का तरीका क्या है, जब ओल्ड रेशियो भी दिया है और न्यू रेशियो भी दिया है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कुछ कंफ्यूजन है क्या इसमें, एकदम सटीक है, एकदम क्लियर है। अब कोई बोल रहा है इसमें से पूरे फर्म की गुडविल निकालना है, कौन बताएगा फर्म की गुडविल कितनी है, 19,000, पूरे फर्म की गुडविल निकालो, कौन बताएगा पूरे फर्म की गुडविल, तब भी यही आने वाला है, ठीक है। फिर से फर्म की गुडविल निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। हमेशा हम क्या निकालने की कोशिश करते हैं, वो इंडिविजुअल पार्टनर की, नए पार्टनर की गुडविल का शेयर, उसका कितना शेयर है। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, चलो। हिडन गुडविल के बारे में पता चल गया। सो ये फर्म की गुडविल है क्या, मैं अभी फिर से एक बार पूछ रहा हूँ, क्या 19,000 फर्म की गुडविल है, नहीं, वो किसकी गुडविल है, न्यू पार्टनर की। सी का शेयर है गुडविल में, तो जब सी का ये इतना 19,000 शेयर है, तो पूरे फर्म की गुडविल अपन निकाल सकते हैं, यदि क्वेश्चन पूछता है। तो फिर से एक बार यहां पास आ रहा हूं, जब जब इस दुनिया में ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो दिया हो, देन फाइंड सेक्रीफाइस रेशियो बाय यूजिंग द फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, बिकॉज ओल्ड पार्टनर गेट द अमाउंट ऑफ गुडविल इन सेक्रीफाइस रेशियो। जो अभी हमने क्वेश्चन देखा 19,000 जो है वो ओल्ड किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को मिलेगा, किस रेशियो में मिलेगा, सेक्रीफाइस रेशियो में। बट उस केस में सेक्रीफाइस रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो ही था, और ओल्ड रेशियो कोइंसिडेंटली उनका क्या था, 1:1 था, तो हर बार इक्वल नहीं होता है। जब ओल्ड रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, ओल्ड दिया है, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, तब बताओ इस केस में सेक्रीफाइस रेशियो क्या रहेगा, ओल्ड रेशियो विल बिकम द सेक्रीफाइस रेशियो। अब आप आपके पास क्या नहीं बचा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलता है, 1 माइनस बैलेंस ऑफ 1, ओल्ड मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। जो ओल्ड क्या दिया है, ओल्ड मल्टीप्लाई बाय, वो बराबर है बैलेंस ऑफ 1, तो 1 माइनस न्यू पार्टनर रेशियो, न्यू पार्टनर्स रेशियो, तो क्या निकल के आएगा, बैलेंस
ऑफ 1, और बैलेंस ऑफ 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ओल्ड रेशियो से, और उनका क्या निकल के आ जाएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो इसके ऊपर भी अपन ने बहुत सारी चीजें की हुई है। अभी कुछ कंफ्यूजन है इसमें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कर देंगे उनका ट्रीटमेंट। अभी आते हैं ब्रिंग गुडविल इन कैश। कैश मिला रहा है तो अपन क्या करेंगे? कभी भी गुडविल का अकाउंट इस दुनिया में हम एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में कभी भी क्रिएट और चालू नहीं करते हैं। इस दुनिया में गुडविल का अकाउंट एक ही बार आता है। कब आता है? जब आप गुडविल को एक्चुअली में परचेस करते हो। क्या करते हो? परचेस करते हो। गुडविल को परचेस कब करते हैं? यदि आप कोई बिजनेस खरीद रहे हो और आपने बिजनेस में रखी हुई एसेट्स की वैल्यू 1 करोड़ है और आप पे कर रहे हो 1.5 करोड़, इट मींस जो 50 लाख रुपीस एक्स्ट्रा आपने पे किया, दैट विल बी काउंटेड एज गुडविल। क्या आप एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में आप बिजनेस खरीद रहे हो? क्या नहीं, आप अपने बिजनेस का उल्टा शेयर बेच रहे हो। ठीक है, और हम गुडविल कब रिकॉर्ड करते हैं? जब हम बिजनेस को खरीदते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ गुडविल का कभी भी नाम और निशान नहीं आएगा। यदि वो पैसे दे रहा है, समझ लेना यहाँ पास करप्शन चल रहा है, अंडर टेबल पैसे आए हैं, और अपन उसको किसके थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को यूज करते हुए। पैसे आए हैं, कैश में दिया है, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। फिर से एक बार, ओके, यदि वो कैपिटल के साथ चिपका के लेके आया है तो हम क्या करेंगे? कैपिटल के साथ गुडविल को भी कैश में चिपका के ले आया है तो पहले अपन क्या करेंगे? हिडन गुडविल निकालेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन अपन पहले पैसे एंट्री आएगी तो अपन लिखेंगे ना बैंक अकाउंट डेबिट टू, वो उस कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। फिर बाद में उस पार्टनर को फिर से अपन क्या करेंगे? डेबिट करके ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओनली वैल्यूएशन नॉट ब्रिंगिंग कैश फॉर गुडविल। उसने क्या किया है? गुडविल कैश में नहीं लाई है, बोलता है एक काम करो, आप अपने अपने कैपिटल बढ़ा लो, जब बिजनेस बंद करना तो आप लोग क्या करना? एक्स्ट्रा लेके चले जाना पैसे। ऐसे केस में क्या करेंगे? हम उसको क्या करेंगे? हम जो नया पार्टनर आ रहा है उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और ओल्ड पार्टनर को क्या करेंगे? सेक्रीफाइस रेशियो में क्रेडिट करेंगे। लेकिन हर चीज के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? गुडविल का अमाउंट तो चाहिए। तो सी नया पार्टनर था, उसको अपन ने डेबिट कर दिया तो उसका कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा, और हम नए पार्टनर का कैपिटल क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। ध्यान आ रहा है वैल्यूएशन वाले पार्ट में? और कुछ बचा क्या? यदि गलती से पुरानी ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल का अमाउंट दिया हुआ है, उस केस में आप क्या करोगे? समझ में आ रहा है? उसको अपन को राइट ऑफ कर देने का है। वो गुडविल हमारे बिजनेस में कभी भी दिख नहीं सकती। ओके, पुराना जो 12th तक में पढ़ा है उसको कुछ ना कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर हमारा गेन रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो, इसके ऊपर ध्यान रखना। जब हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हैं, और जब अपन गेन रेशियो निकालते हैं तब हम क्या करते हैं? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करते हैं। या कि जो भी निगेटिव पॉजिटिव है, हमेशा एक ही फॉर्मूला याद रखो, अपने आप जो निगेटिव आ जाएगा वो क्या कर लेना? आप उसको गेन बना लेना, और क्या है। Or this way we have completed this session. Come to the admission of partner. Come to admission of partner. हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? क्योंकि प्रॉफिट को हम जितना भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो रिजर्व हो, चाहे वो फंड हो, चाहे वो पार्टनर्स को देना हो, चाहे इंटरेस्ट देना हो, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेट प्रॉफिट का, उसके लिए हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। या नहीं तो एक और अकाउंट बनाते हैं जब प्रायर ईयर के कोई गलतियां रहती हैं, लास्ट ईयर के जो मिस्टेक्स होते हैं, और उसको हमको रेक्टिफाई करना रहता है। लास्ट ईयर के जो मिस्टेक होते हैं, ध्यान देना, लास्ट ईयर के जो मिस्टेक्स होते हैं वो करंट ईयर में एनवी इनकेस हमको रेक्टिफाई करना रहता है, तो अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बनाने के बाद उसको रेक्टिफाई कहाँ करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। ध्यान आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तीसरा अकाउंट है
रिवैल्यूएशन अकाउंट ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस की तरह रहता है, लेकिन इसमें से एसेट्स एंड लायबिलिटीज के या कोई भी एक्सपेंस किसी भी प्रकार के रिवैल्यूएशन के कारण आपका एक्सपेंस आपने लिखना भूल गए, अब जो भी हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस जिस प्रकार बनता है उसी तरह आपका क्या बनने वाला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। जितना भी प्रॉफिट हो रहा है किसी भी चीज से आपको बेनिफिट हो रहा है, आपकी लायबिलिटीज जब कम होती है और एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं, एक्सपेंसेस जब कम होते हैं, तो हमें क्या बोलते हैं, उसको प्रॉफिट हो रहा है। हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में। जितने भी आपको लॉस हो रहे हैं एसेट्स के कम होने से, लायबिलिटी के इंक्रीज होने से, एक्सपेंसेस के इंक्रीज होने से, या कि रिवैल्यूएशन का खुद का एक्सपेंस है, हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो पार्टनर नया आ रहा है उसके पहले जितना भी रिजर्व प्रॉफिट रहता है और पुराने सालों का प्रॉफिट रहता है, हम उसको किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ओल्ड पार्टनर को कर देते हैं। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो रिजर्व लाइंग इन द बैलेंस शीट ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी आएगा वो प्रॉफिट किसका है, ओल्ड पार्टनर का है। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल अमाउंट द ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो भी गुडविल बनी हुई है फर्म की, आज तक जो फर्म ने कमाई हुई है, उसका हम गुडविल हम किसको देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को देंगे। किस रेशियो में देंगे, सैक्रिफाइस रेशियो में देंगे, ध्यान रखना। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट जो मैंने बोला अभी, वो किस में ट्रांसफर करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में करते हैं। इसके अलावा इसमें और क्या है, रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक। अच्छा, इसमें एक और अकाउंट बनता है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसके अंदर क्या रहता है, अंधेरा कायम रहे, किलविच शक्तिमान, देखा है। जिस प्रकार से आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, एग्जैक्टली पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ध्यान से सुनो बस, आपको रिकॉल हो जाएगा जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है। नॉर्मल अपन क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ओके, उसमें से जो प्रॉफिट आएगा वो हम किसको ट्रांसफर कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में कर देंगे। फिर हम उसी के नीचे क्या बनाएंगे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो चीज ऊपर डेबिट में थी हम उसको कहां ले आ देंगे, ये रिवैल्यूएशन है, ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन है। जो डेबिट में थी क्रेडिट, क्रेडिट में थी उसको डेबिट। सिर्फ जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है वो बस नहीं रिपीट होगा। अब फिर से हमारा क्या आएगा यहाँ पास, जब हमने जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आया था प्रॉफिट, तो यहाँ पास क्या आया दिखेगा आपको, लॉस, क्योंकि डेबिट की आइटम क्रेडिट किया, क्रेडिट का आइटम आपने डेबिट किया। ये किस केस में कर रहे हो बताओ, जब हमन को जो भी चेंजेस हो रहे हैं रिवैल्यूएशन के थ्रू, उसका इंपैक्ट हमको अपनी बैलेंस शीट में नहीं देना है। वी डो नॉट वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन बैलेंस शीट। सो रिवर्स करने के बाद यहां पास किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। किस रेशियो में मिलेगा, ओल्ड रेशियो में मिलेगा। अब यहां पास वही चीज क्या होगा, ये प्रॉफिट था, यहां पास क्या बन जाएगा, लॉस। तो ये लॉस किसको मिलेगा, ऑल पार्टनर को मिलेगा। किस रेशियो में, न्यू रेशियो में। ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है उल्टा। हाँ, चिक चिक नहीं, वो ये नहीं बोलता मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाना है। वो क्या बोलता है, वो बोलता है बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, दे पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, ऐसा कुछ हिंट दिया रहेगा तब आपको केस में क्या बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। दिस इज द कंसेप्ट, रियली वेरी इजी। उल्टा इससे बेनिफिट क्या होता है, और आराम है, जो बैलेंस शीट के फिगर्स थे एज इट इज अपन को लिख देने हैं। ध्यान रखो बच्चों, हम लोग के जो सॉल्यूशन सॉल्व करने का तरीका है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, उसको कभी मत भूलना। चाहे वो फाइनल अकाउंट हो, एनटीसी, मैं तो कह रहा हूँ कोई सा भी टॉपिक हो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट में 99% आपका प्रॉब्लम स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व होते जाता है। चाहे वो आपका कंपनी अकाउंट्स हो, हर जगह आपको अप्लाई करना है। ओके, यहां पास भी सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल दिया रहता है, उसको पार्टनर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कुछ भी और रिजर्व दिया है उसको राइट ऑफ कर दो। लाइबिलिटीज दी है उसका कहां लेके जाओ, न्यू बैलेंस शीट में लेके जाओ, लिख दो वहां पास इनर कॉलम में। तो ध्यान आ रहा है कुछ, तो सिस्टमैटिक जिस तरीके से अपन सॉल्व कर रहे हैं ना, उसमें आपको कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं मिलेंगे। और आप रैंडमली कुछ भी फिगर्स उठाओगे, पहले अपन न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, बहुत फैकल्टीज ऐसे करते हैं, लेकिन पर्सनली मेरे को प्रेफर नहीं है। ओके,
उसमें एक ही चीज होती है, आप ना कोई चीजें मिस कर जाते हो। यहां पास मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन समझ में आया ना सबको, क्या करना है इसके बाद? कुछ और कोई नहीं दिखेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपने बोला आपकी एसेट्स का वैल्यू क्या होता है, फिक्स एसेट्स है, यहां पास कौन सी है, बिल्डिंग। बिल्डिंग की एसेट्स की वैल्यू थी 1,10,000 थी, ओके। अब उसने रिवैल्यूएशन बोला कि एक काम करो, हमारा बिल्डिंग की वैल्यू अभी क्या हो रही है, 15,000 कर दो। 15,000, इस 15,000 को करने की एंट्री क्या पास करोगे? डेफिनेटली ये एसेट्स है तो बिल्डिंग को क्या करोगे, डेबिट करोगे। कितने से डेबिट करोगे, 5,000 से डेबिट करोगे। तो बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इसका इंपैक्ट कहां दिखेगा, बैलेंस शीट में दिखेगा। बिल्डिंग की वैल्यू भी कितनी होगी, 5,000। तो टू क्या करने वाले थे अपन, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट करने वाले थे 5,000। तब जाके रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो बिल्डिंग है, यहाँ पर बाय लिखा हुआ है, ध्यान से देखो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आता है, बाय बिल्डिंग। और ये इंक्रीज भी हुई है, आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही है, मैंने यहाँ पास वही चीज लिखा है। कब कब आपको प्रॉफिट हो रहा है, जब जब आपकी एसेट्स इंक्रीज होती है। एसेट्स जब इंक्रीज होती है, एसेट्स इंक्रीज होती है, उसको बोलते हैं अपन क्या, डेबिट हो रहा है। डेबिट हो रहा मतलब हमको क्या कर रहा है, वो प्रॉफिट हो रहा है। या तो हमारी लाइबिलिटीज क्या हो रही है, लाइबिलिटीज क्या हो रही है, कम हो रही है। लाइबिलिटीज हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। कम हो रही है मतलब हम क्या करेंगे, लाइबिलिटीज को डेबिट करेंगे, और वो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है। समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पास बता रहे हैं एसेट्स का नेचुरली अमाउंट क्या रहता है, डेबिट रहता है। यदि इंक्रीज होगा, डेबिट और करेंगे, हमारा प्रॉफिट है। यदि डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट करेंगे, हमारा क्या है, लॉस है। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज जब जब इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज करने के लिए लाइबिलिटीज क्या करना पड़ता है हमको, क्रेडिट। क्रेडिट करेंगे और वो हमारी क्या होगा, लॉस। जब जब लाइबिलिटीज हमारी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज करने के लिए लाइबिलिटीज का नेचुरली बैलेंस क्या रहता है, क्रेडिट। डिक्रीज हो रही है तो हम क्या करना पड़ेगा, डेबिट। और उसका बैलेंस क्या करेंगे, डेबिट करने के बाद हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। पीएनएल एडजस्टमेंट देख लो एक बार। एक्सपेंसेस, इनकम है, इनकम कब हो रहा है आपका, ये सब लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? अब हम बात कर रहे थे यहाँ पास, ये बिल्डिंग हो गया। अभी सिर्फ यही कला करते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, इतना किया, तो बाय डिफॉल्ट अब हमको क्या करना पड़ेगा, एंट्री पास किए, बिल्डिंग को डेबिट किया। पहले से बिल्डिंग का बैलेंस क्या था, 10,000 था। अब आपने 5,000 और डेबिट कर दिया। अभी आपको बैलेंस शीट में क्या करना पड़ेगा, सेकंड इफेक्ट, 5,000 से बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अब बोल रहा है क्वेश्चन कि नहीं बढ़ाना है, तो आपको क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। एक बार 5,000 से बिल्डिंग डेबिट हुई, एक बार 5,000 से बिल्डिंग क्रेडिट हो गई। अब बताओ क्या बैलेंस शीट में इंपैक्ट क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, एक बार बिल्डिंग 5,000 से डेबिट हुआ है, एक बार 5,000 क्रेडिट हुआ है। अब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में जैसे यहाँ पर बाय बिल्डिंग लिखे थे, यहाँ पर क्या आ रहा है, टू बिल्डिंग आ रहा है। कितना, 5,000 से। समझ में आ रहा है, ध्यान आ रहा है अभी? तो इसीलिए मैंने पहले बोला था, जिनको भी रिवैल्यूएशन अकाउंट पता है, जो भी एंट्री हो रही है, अपन क्या करें। अब जनरल एंट्री आपको जनरली पूछता नहीं है। अब एग्जामिनर को कुछ भी करना होगा तो वो तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जनरली वो उसने पूछा है इस टाइप से क्वेश्चन। तो जिसको भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में पता है, उसको अपन को क्या करना है, सिर्फ स्विच करने का है, डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट कर दिया। और अपने आप जो पहले प्रॉफिट था तो बाद में लॉस आ जाएगा, पहले लॉस रहेगा तो बाद में प्रॉफिट आ जाएगा, नेचुरल है। पहले वाला जो पार्ट है, जो हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसके प्रॉफिट का बेनिफिट हम किसको देना चाहते हैं, ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड रेशियो में। अब जो ये आगे चल के ये बिल्डिंग का और इसका पूरा लॉजिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाद में जो हम ये कर रहे हैं, नेट इंपैक्ट आपको पता है क्या आने वाला है, नेट इंपैक्ट क्या आने वाला है, किसी को पता है क्या? अरे आपने क्या किया है समझना, पार्टनर ए बी था, आपने फॉर एग्जांपल उन दोनों को 5,000 आपने क्या कर दिया, क्या किया है, क्रेडिट किया है उनके कैपिटल को। अब आप उनके ना कैपिटल को सिर्फ 3,000 से क्या कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो। तो बताओ नेट इंपैक्ट क्या आया, नेट इंपैक्ट क्या आया, 2,000 से नेट, नेट इंपैक्ट की बात कर रहा हूं, 2,000 से ए एंड बी को क्या मिल गया, क्रेडिट मिल गया। और 3,000 कितना हो जाएगा ये, 3,000 का डेबिट हो गया सी का अकाउंट। मतलब क्या हो रहा है, उसके उसको जब रिटायर्ड होगा, उसका कैपिटल अपन ने क्या कर दिया, ऑलरेडी कम कर दिया है। समझ में आ रहा है क्या यहाँ पास कुछ कुछ? और जब एक्चुअल में जब
ये जो लैंड बिल्डिंग फर्नीचर उसकी जो एसेट्स है बेची जाएगी, जब उस वक्त जो प्रॉफिट आएगा वो सब में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, चलें आगे कुछ कुछ और देखा जाए क्या क्या दिया हुआ है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में दिया हुआ है। तो बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक बार जब प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आ जाएगा, फिर आएगा लॉस ऑन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। इस तरह करेंगे, एक बार डेबिट में ज्यादा आए, क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा और डेबिट साइड कम आएगा। देखो यहाँ पास 2 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ 3 पार्टनर में, बस इतना सा डिफरेंस है। जर्नल एंट्री में आप एक्सपर्ट हो ही जाओगे, उसके बिना आपको जर्नल एंट्री वैसे भी नहीं आएगी, रफली आपको बनाना ही पड़ेगा। अब इसके अलावा तो इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा कुछ भी नहीं रहेगा, नॉर्मल क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड है प्रॉपरली, जो फर्स्ट थिंग दिया है उसको फर्स्ट हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद ही हम 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, सबसे इजीएस्ट टॉपिक रहता है। ओके, इस क्वेश्चन में देखो कौन सा रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है, आपको क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइस रेशियो। अब देखते हैं, he has to pay 25,000 his capital and 10,000 has his share of goodwill, 1/5 share in the profit। बहुत बार लिख देता है फर्म्स गुडविल, कभी कभी लिख देता है हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो आपको क्वेश्चन थोड़े से ध्यान से रीड करने का है। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलते हैं बच्चों जल्दी से आगे, बिकॉज इस टॉपिक में खास कुछ भी नहीं है, सिर्फ अभी आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा, ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं रहेंगे। रेशियोज बहुत सारे दिए हुए हैं, उन रेशियोज को प्लीज बच्चों ध्यान से कैलकुलेट करना, हर बार नहीं। आप जब भी आपने स्टार्टिंग में किया था, जो भी डिफिकल्ट रेशियोज के कैलकुलेशंस थे, मैंने नॉर्मल लेक्चर में भी बहुत बार उनको मार्क करवा के रखे थे आपके लिए, ठीक है, तो वो आप ध्यान से देखना बस। इसके बाद डायरेक्टली आपका क्या आएगा, रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट में क्या, रिटायरमेंट के बाद क्या आने वाला है आपका, जेएलपी। तो कम टू द यूनिट 4, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट एडमिशन क्यों क्यों करते हैं, कोई बताएगा मेरे को? एडमिशन ऑफ पार्टनर ड्यू टू द स्किल्स, कैपिटल, न्यू ब्रांच, ध्यान आ रहा है, इसलिए अपन न्यू पार्टनर। रिटायरमेंट क्यों क्यों होता है, बीवियों के बीच में लड़ाई झगड़े, नहीं जो फैक्ट है बता रहा हूं, ऐसे हंस क्यों रहे हो, बीवियों में लड़ाई झगड़े, पार्टनर्स में आपस में लड़ाई झगड़े, चोरी, धोखा, ट्रस्ट फैक्टर और एज फैक्टर, ये सब चीजें हैं, या कि इल हेल्थ, या कि उसका एक्सीडेंट हो गया, अब वो वर्केबल नहीं है, तो इस सब रीजंस के कारण क्या होता है, रिटायरमेंट होता है। सिर्फ एक चीज मैं बार बार छोड़ रहा हूं, डेथ नहीं हुई है, ध्यान रखना। ओके, कम टू दिस वन, यहां पास भी रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल का भी एडजस्टमेंट होगा। जो पार्टनर अभी रिटायर होके जा रहा है, तो मतलब वहां पर अपन क्या निकालना पड़ेगा, जहां वहां पर सेक्रीफाइस रेशियो कर रहे थे, तो यहां पर अपन क्या निकालेंगे, गेन रेशियो। जो पार्टनर जा रहा है तो उसका शेयर कौन किस रेशियो में लेना चाहता है। जो रिजर्व वगैरह रहेगा, तो यहां रिजर्व के 2 ट्रीटमेंट हो जाते हैं, बोलते हैं कि हम रिजर्व कंटिन्यू करेंगे, क्या करेंगे, रिजर्व कंटिन्यू करेंगे। एक होता है या तो रिजर्व क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ करना सबसे इजी है, ओल्ड रेशियो में तीनों पार्टनर को अपना 3 4 जो भी पार्टनर है उनको दे दो, खत्म कर दो। ओल्ड पार्टनर बोलते हैं भाई तू जा रहा है, हम क्यों अपना रिजर्व खत्म करें, हमने बिल्डिंग फंड या जो भी रिजर्व बनाया हुआ है, काम करते हैं, जितना तेरा शेयर है उतना बस तुम ले लो, बाकी सब क्या करो, एज इट इज रिजर्व रहने दो। तो रिजर्व का बैलेंस क्या रहता है बताओ बच्चों, क्रेडिट रहता है। तो हम क्या कर देंगे, पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पास कितना है, 10,000 है, 9,000 करते हैं, इजी हो जाएगा आपके लिए। 3 पार्टनर है, 1:1:1 है। अब रेशियो जो 3,000 नहीं, ये राइट ऑफ होगा तो 333 में जाएगा, तो उसमें क्या होगा, रिजर्व डेबिट होगा और तीनों पार्टनर ए बी सी क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। यहां पास क्या होगा, ध्यान देना, यहां पास रिजर्व तो डेबिट होगा, लेकिन टू किसको करेंगे, सिर्फ सी पार्टनर फॉर एग्जांपल जो जा रहा है उसी को अपन क्रेडिट करेंगे, और कुछ भी नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो नेट क्या जाएगा, 3,000 चला जाएगा, तो अभी भी रिजर्व कितना बचेगा, 6,000। समझ में आ रहा है? बहुत बार क्वेश्चन में दिया रहता है कि ओनली रिटायरिंग पार्टनर्स टेकिंग अवे हिज शेयर्स और शेयर्स इन रिजर्व एंड ऑल, तो वो एक चीज डिफरेंस है यहाँ पास। नेक्स्ट आ जाओ, गेन रेशियो वगैरह में आप लोग एक्सपर्ट हो, अभी आप लोग को पता है। यहाँ पास बहुत सारा इनिशियली इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में
मेनली कवर जो होने वाला है वो एक ये रिजर्व का था, हिडन गुडविल का रहेगा, जो रिटायरिंग पार्टनर है, लास्ट में जो रेशियो बचा है बैलेंसिंग फिगर, इसके बारे में बैलेंसिंग फिगर वाले बहुत क्वेश्चंस यहाँ पास इन्वॉल्व होते हैं। मतलब लास्ट में क्या बोलता है, कैपिटल इतनी टोटल होनी चाहिए। रिटायरिंग फिर आपको क्या करना पड़ता है, ध्यान आ रहा है कुछ ऐसा, टोटल कैपिटल लास्ट में इतनी होनी चाहिए। अब बोल रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर को भी पे अप कर दो, ध्यान आ रहा है। तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनको इतना फंड्स लाना पड़ता है कि लास्ट में तो कैपिटल को भी मेंटेन करें और रिटायरिंग पार्टनर को पे ऑफ भी कर पाए। तो यहां पास बार बार इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत सारे रेशियो देखो, जैसे ये वाला रेशियो है, मत परेशान होना, आ रहा हो तो कर लेना, नहीं आ रहा हो तो छोड़ देना, बिकॉज इतने सारे रेशियो इतना कॉम्प्लिकेट करके दिया हुआ है कि आपके सिस्टम एग्जाम में आ भी जाएगा तो बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर स्टूडेंट को समझ में आने वाला है, ठीक है। इतने परमेंटेशन कॉम्बिनेशन उन्होंने दिए हैं। लेटेस्ट बुक में वो इन सब चीजों को हटाएंगे जो हमारा एक्सपेक्टेशन है। यहां पास भी आपका मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे वहां चल रहा था वैसे यहां भी होगा। जब रिटायरिंग पार्टनर बोलेगा हमने 10,000 में लैंड खरीदा था, मैं रिटायर हो रहा हूं, लेकिन आज 10 साल बाद 15 साल बाद आज वो 10 करोड़ की हो चुकी है, उसका बेनिफिट मेरे को दो, उस केस में हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, सभी पार्टनर को हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो भी प्रॉफिट आ रहा है सबको अपना मिल गया। ओल्ड पार्टनर बोलते हैं नहीं यार हमको अपना प्रॉफिट नहीं चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है मत लो, क्या करेंगे उसके लिए, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। जब पहला रिवैल्यूएशन बनाएंगे उसमें कितने पार्टनर रहेंगे, 3 पार्टनर रहेंगे, ए बी एंड सी, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब अपन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाएंगे तो वही प्रॉफिट बाद में चल के क्या बन जाएगा, लॉस बन जाएगा। तो हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए एंड बी को ही देंगे बस, ठीक है। ये न्यू रेशियो से जाएगा, ये ओल्ड रेशियो से जाएगा, समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन ने कुछ और ही लिखा हुआ है तो आप उस पर लड़ाई मत करना, उसने बोला है कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन इस रेशियो में से करना है, तो आपको कुछ मतलब है, आप अपना करके आओ, ठीक है। ऐसा कभी बोलेगा नहीं। देखो रिजर्व के बारे में बताया हुआ है, रिजर्व ए बी सी को तीनों दे दो, या तो जो कल्टी ले रहा है बस उसको दे दो, यही रिजर्व किया था अपन ने, ध्यान आ रहा है। फाइनल पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, ट्रांसफर ऑफ गुडविल, जो उसकी गुडविल है उसको दे दो, और तीसरा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, उसको दे दो। ध्यान रखना प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन के केस में ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि आप बोलो सर उसी का प्रॉफिट बस दे देंगे, हाँ देंगे, कैसे देंगे, लेकिन पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, बाद में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाना ही पड़ेगा। बाद में रिटायरिंग पार्टनर को जो पैसा है वो दो तरीके से दिया जा सकता है, एक तो या तो लोन में ट्रांसफर कर दे सकते हैं, नहीं तो दूसरा सीधा बैंक से पेमेंट कर देंगे। बी रिटायर है, जर्नल एंट्री पूछा हुआ है एग्जाम में भी मल्टीपल टाइम्स, यू हैव आल्सो ऑब्जर्व, पूछा हुआ है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। किसी के पास और ऑप्शन हो तो बताओ, कुछ लोग बोलेंगे मैं सिर्फ शॉर्टकट डायरेक्टली सिर्फ जर्नल एंट्री, नहीं कर पाओगे। आपको वर्क, आप बहुत गंदी हैंड राइटिंग से लिखो, उसको बोलो हेडिंग लिख के वर्किंग नोट, लेकिन आपको क्या बनाना पड़ेगा, सब बनाना पड़ेगा। इट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल टू सॉल्व द सम विदाउट प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको बनाए बिना, हाँ बैलेंस शीट नहीं बनाना मत बनाओ, हाँ जज्बाती मत हो जाना, उस वक्त बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट का कोई भी जर्नल एंट्री उसमें सिर्फ नेट इफेक्ट जाता है, ध्यान रखना। तो ये दोनों के अंदर ही पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, आपकी सारी जर्नल एंट्री कवर हो जाएंगी, ध्यान रखना। सिर्फ कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे, दो अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तभी आपका सिर्फ बन सकता है जर्नल एंट्री, उसके बिना आप कभी भी जर्नल एंट्री पास नहीं कर सकते। एक एक दो दो सम आप लोग देख लोगे, बहुत मजा आएगा, यू नॉट टू वरी अबाउट दैट। क्वेश्चन में है नहीं, जनरली क्वेश्चन डिफिकल्ट इस टॉपिक से आते नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना एग्जिस्टिंग गुडविल है, राइट ऑफ, नई गुडविल जो भी है उसका गुडविल अकाउंट कभी भी क्रिएट नहीं होगा, उसको हम किससे पास करना है, हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एंट्री पास होगी।
देखो यहाँ पास दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में चिक चिक के देखो, ये देखो, ये वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोलता है गुडविल है 30,000 की, क्या करे बताओ। नीचे कुछ भी लिखा हो, गुडविल का रिवैल्यूएशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पहले इस गुडविल को धक्के मार के निकाल दो, ठीक है। बाद में बोल रहा है ऑन रिटायरमेंट ऑफ एल एसेट्स गुडविल इज वैल्यूड एट 50,000, बोलता है गुडविल अभी कितनी हो गई है 50,000। एक तरीका क्या है, इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ढकेल दो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, इसको पूरा, अरे दोनों तरीके में क्या होने वाला है, नेट इंपैक्ट कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से ही राइट ऑफ होगा। एक में क्या लिखा है, गुडविल बोल के राइट ऑफ करोगे, दूसरे में क्या करके लिखोगे, प्रॉफिट और लॉस जो भी आएगा उसके थ्रू करोगे, ठीक है। क्या हो गया है 50,000। अब क्या ये हमने जनरेट किया है क्या, नहीं, हमने बोला ये 50,000 में से बताओ जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर कितना है, हम दे देंगे। आप क्यों लड़ाई कर रहे हो, इसको पहले, सबसे पहले क्या करो, राइट ऑफ करो। इसने क्या किया देखो, सबसे पहला इसने काम क्या किया है, राइट ऑफ, धक्के मार के निकाल दिया पुरानी गुडविल को, ठीक है। अब बोलता है एक काम करो, देखो इसने भी सही तरीके से किया, देखो ना, नहीं किया उसने, रिवैल्यूएशन में नहीं लेके गया, मैं भी कभी नहीं लेके जाता हूं। जहां गुडविल दिखी, गुडविल का ये शब्द ही यहां पास नहीं आना चाहिए। ये जिसने भी बनाया, इसने क्या किया होगा, बिजनेस खरीदा होगा ओल्ड पार्टनर्स ने, इसलिए गुडविल जनरेट हुई है। अब ये गुडविल को हम करते भी क्या है, यदि बैलेंस शीट में आ जाए, धीरे 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 आपने ये एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है फॉर द 5 ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर, तो नेक्स्ट 5 ईयर में हम इसको राइट ऑफ करते हैं। अब कोई जा रहा है, हम क्या करेंगे, यार बहुत दिन से गुडविल है, राइट ऑफ, पूरा राइट ऑफ कर दिया। अब नया गुडविल कितना है बताओ, 50,000। जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर कितना है, इन्वेंट्री ये सब छोड़ो, amount due to L was paid in cash, the balance was retained in the firm as a capital of M। अच्छा, एक जन जा रहा है और एक जन आ रहा है, M जा रहा है, उसका शेयर कितना है, K L M are partners, due to illness L want to retire and from the firm on 31st and admit N। तो कौन जा रहा है, L जा रहा है आपका, तो 3/10, तो 50K का 3/10 का निकाल लो, कितना आ रहा है, 15,000 आएगा। अब ये 15,000 किसका शेयर था, एल का था, तो हम एल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और जो भी गेन कर रहा है, मे भी हो सकता है के और एम गेन कर ही ना रहे हो, कौन गेन कर रहा है, एन गेन कर रहा है, तो एन को क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है, पुराने वाले को धक्का मार दो, नए वाला जितना भी गुडविल है, पूरे फर्म की गुडविल है ना, तो फर्म की गुडविल के साथ हम क्या करते हैं, जो पार्टनर गेन करेगा उसको क्या करेंगे हम, जो गेन करेगा उसको क्या करेंगे, डेबिट, और जो सेक्रीफाइस करता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट, उसके कैपिटल अकाउंट को अपन क्रेडिट करते हैं। क्या ये बात ध्यान रहेगी, ये देखो, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ एंट्री फॉर गुडविल पासिंग इन गेन एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो था कौन था, एल का किसके पास चला गया, एन के पास, एल क्या हो रहा है, कल्टी ले रहा है तो उसको क्रेडिट दे दिया, एन क्या कर रहा है हमारा, गेन कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, ओके। क्या, सिर्फ रेस्ट करना है, गुडविल इस दुनिया में कभी भी नहीं आएगी, पहले तो ये समझ लो। रेस्ट करना है मतलब क्या होगा, गुडविल रेस्ट करना, हाँ ठीक है, हाँ था, तो उस केस में क्या करते हैं, हाँ, रेस करना है, मतलब बेनिफिट किसको मिलना चाहिए बताओ, ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशियो में बेनिफिट मिलना चाहिए, ओल्ड रेशियो में मिलना चाहिए। हमें बेनिफिट देने के लिए हम क्या करेंगे बताओ उसको, हम ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट दे देंगे और बोलेंगे सिर्फ रेस करना है ना, आखिर इसको, ये बियर किसको करना पड़ेगा, न्यू पार्टनर को, तो न्यू पार्टनर को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो हमेशा न्यू पार्टनर डेबिट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे। किस रेशियो में होंगे, सेक्रीफाइस रेशियो में होंगे। लेकिन रेस्ट करो, अंडर टेबल दो, ओवर टेबल दो, हिडन गुडविल हो, कुछ भी हो, गुडविल कहीं भी आनी नहीं चाहिए। गुडविल एक ही जगह था तो उसको भी हमने क्रेडिट किया और खत्म कर दिया, समझ में आ रहा। तो सडनली अच्छा हुआ ये क्वेश्चन दिख गया, मैं बहुत बार इसको रिपीट भी कर रहा था आप लोगों के लिए। अब ये मैं बोल रहा था, अभी आओ देखो, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन होगा कि जो कैपिटल है, जो क्लोजिंग कैपिटल है,
वो किस रेशियो में होनी चाहिए या टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन में दिया रहता है। डू ऑल रिमेंबर, ऐसा क्वेश्चन रहते हैं। वो बोलता है क्या होनी चाहिए, टोटल कैपिटल 5 लाख होनी चाहिए, और नया रेशियो क्या दिया हुआ है, 1:3:2, जो भी दिया हुआ है। उस रेशियो में हम क्या कर देंगे, नया कैपिटल को क्लोजिंग कैपिटल हम सबसे पहले बना देंगे। फिर ऊपर का जो बचता है ना, सब बैलेंसिंग फिगर, कैश बैंक के साथ एडजस्ट करना है। तो ये भी एडजस्टमेंट वन ऑफ द इजीएस्ट एडजस्टमेंट है। यदि क्वेश्चन बोल रहा है कि क्लोजिंग कैपिटल हमारी 5 लाख है और हम उसको क्या कर देंगे, तो मतलब हमको क्या मिल गया है, हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी, ये इतना सटीक बैलेंस आया ना, तो देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पास क्लोजिंग कैपिटल का कंसेप्ट होगा। देखना है, देखते हैं, इधर आओ। In the reconstituted firm, the total capital will be 3 lakh. Total firm की capital कितनी होगी, 3 lakh, which will be contributed by A, C, D in their new profit sharing 3:4:3। वो बोल रहा है ये 3 लाख को उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसमें, 3:4:3 में। डन। अब बोल रहा है जो भी पैसा है, लोन देना है लोन दो, पैसे लाने हैं जितना कम पड़ा है चलो सब लेके आओ। डी के बारे में कुछ बोला ही नहीं था, बोलता जितना पैसा आ रहा है ना सब लेके आओ। समझ में आई बात, ओके। तो एक्चुअल में बहुत अच्छे समय इस टाइप के, जेएलपी, जेएलपी, जेएलपी के ऊपर अपन ने इतने बढ़िया बढ़िया सेशन दिए हैं। यदि गलती से भी इस सेशन में किसी को कुछ चीजें रिकॉल ना हो, तो इतने बार इसका रिवीजन हुआ है, आप रेगुलर लेक्चर को भी देखना, या कि उसमें भी मैंने रेगुलर लेक्चर के बाद भी रिवीजन लेक्चर बनाए हुए हैं। जेएलपी का पूरा ज्ञान यहाँ पास दिया हुआ है, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हो, चलो। तो अभी के सेशन में अपन को क्या करना है, अभी जो जेएलपी है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, आप लोग के एक्चुअली 12th में भी नहीं था। तो जेएलपी होता क्या है, ये ऐसा है कि एक ऐसा कंसेप्ट है, किसी के मरने पे कोई ज्यादा ही खुश होते हैं कुछ लोग, ये ऐसा कंसेप्ट है। सबसे पहले समझते हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी पार्टनरशिप फॉर्म में दिया हुआ है कि कोई पार्टनर गलती से यदि कभी कल्टी ले लेता है इस दुनिया से, तो प्रॉब्लम क्या आती है कि उसको ह्यूज अमाउंट पे करना रहता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। एक्चुअल में जैसे बहुत ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करके रखते हैं, और जब डेथ होने के बाद जो कौन लोग रहते हैं, उनके लीगल हायर रहते हैं, वो सडनली क्या डिमांड कर लेते हैं, फंड। और इतना पैसा यदि किसी बिजनेस से निकाल, क्या बिजनेस में पैसा लिक्विड रखा रहता है, नहीं रखा रहता। इतना पैसा निकालना, और इतना पैसा सडनली निकालोगे बिजनेस से, तो बिजनेस क्या हो जाएगा, सडनली डाउन हो जाएगा। नहीं तो आपको उसकी बहुत सारी एसेट्स वगैरह क्या करनी पड़ेगी, बेचनी पड़ेगी। तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए पार्टनरशिप फर्म इज अ सेपरेट एंटिटी। व्हाट पार्टनरशिप फर्म डू, वो हर पार्टनर का क्या ले लेती है, इंश्योरेंस करवा लेती है। हर पार्टनर का क्या करवा लेती है, इंश्योरेंस करवाती है। लेकिन आप दो टाइप का इंश्योरेंस देखते हो। दो टाइप के इंश्योरेंस क्या रहते हैं, एक इंश्योरेंस रहता है प्योर इंश्योरेंस रहता है, और एक इंश्योरेंस एक टाइप का रहता है जो इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट होता है। डू यू ऑल हर्ड अबाउट दैट। सो मैं रियल लाइफ से ही बता रहा हूँ, फिर से एक बार चल ही रहा है। तो जो इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट है, वो कंसेप्ट यहाँ है कि कुछ पार्ट जो रहेगा, जब आपने 10,000 रुपीज पे किया है, तो उसमें से 4,000 रुपीज इंश्योरेंस का रहेगा, 6,000 रुपीज आपका क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो इनकेस कोई मरता भी नहीं है और 10 साल के लिए आपने इंश्योरेंस करवाया है, तो वो जो 6,000 है हर साल का एक्यूमुलेट होके उसको बोला जाता है क्या, सरेंडर वैल्यू। अच्छा, पॉलिसी वैल्यू किसको बोलेंगे, यदि गलती से इस 10 सालों के बीच में कोई चला गया, आप दे रहे हो मस्त हार्डली 10-10 हजार रुपए पर पार्टनर का, आपको मिलेंगे 10 CR। इसी को तो बोलते हैं क्या, इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट। इसको बोलते हैं क्या, पॉलिसी अमाउंट। अच्छा, प्रीमियम किसको बोलेंगे, जो 10,000 अमाउंट पे कर रहे हो पर मंथ, उसको बोलते हैं क्या अपन, प्रीमियम अमाउंट। प्रीमियम इज योर एक्सपेंस, प्रीमियम इज योर एक्सपेंस। सरेंडर वैल्यू इज एग्जैक्टली इज योर इन्वेस्टमेंट, इट शुड बी कम अंडर एसेट्स। सरेंडर वैल्यू, बिकॉज कोई मरे या ना मरे, वो 6,000 रुपए तो मिलने ही वाले हैं। समझ में आ रही है बातें, तो ये दो कंसेप्ट समझ में आ रहा है। सरेंडर वैल्यू आपके लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, एक कोई कंपनी आती है, बोलती है काम करो, इससे अच्छा 4,000 रुपए पर मंथ पर पार्टनर का मेरे को हर साल दो, मैं आपका 10 CR का इंश्योरेंस करवाती हूँ।
तो इसमें सरेंडर वैल्यू आएगी क्या? नहीं आएगी। इसको बोलते हैं प्योर इंश्योरेंस। रियल लाइफ में भी ऐसी इसी टाइप के इंश्योरेंस चलते रहते हैं। आ जाओ अभी। फर्म पेज द प्रीमियम। प्रीमियम कौन पे कर रहा है? पार्टनर? नहीं, फर्म पे कर रही है। यदि कोई मर भी गया तो भी पैसे किसको मिलने वाले हैं? पार्टनर को नहीं मिलेंगे। ये पार्टनर का इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। उसके वाइफ ने नहीं करवाया, उसने खुद नहीं करवाया, ये फर्म ने करवाया। तो जो पैसा मिलेगा वो किसको मिलेगा? फर्म को मिलेगा। और फर्म में आए हुए पैसे का पूरा मजा कौन उठाता है? ऑल ओल्ड पार्टनर्स विल टेक द बेनिफिट ऑफ दोस अमाउंट। मारे एक, दो या सरेंडर वैल्यू कुछ भी हो, पैसे किसको मिलेंगे? सबको। और द डे कोई पार्टनर की डेथ होती है, वो डे होता है जब इंश्योरेंस वो क्या होता है? खत्म हो जाता है। इसीलिए तो क्या करवाया था उसने? इंश्योरेंस करवाया था। तो उस दिन दो चीजें मिलती हैं उनको। जो पार्टनर की डेथ हुई है उसका क्या मिलता है? पॉलिसी अमाउंट। और बाकी बचे हुए जो पार्टनर है उनका क्या मिलता है? सरेंडर वैल्यू। इन पूरे अमाउंट के ऊपर किसका राइट्स रहता है बताओ? इन सभी अमाउंट के ऊपर ओल्ड पार्टनर्स का, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान रहेगा। So on the death of the partner, any partner, or on the maturity of the policy, whichever is earlier, the objective of such policy is to minimize the financial hardship to the event of the payment of large sum to the legal representative of the deceased partner. ये स्टेटमेंट समझ में आता है? जो मरने के बाद जो डिसीज पार्टनर, और टू द रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर बोलता है मेरे को पैसे दो, तो उस टाइम क्या मिल जाता है? सरेंडर वैल्यू मिल जाती है। When premium paid is treated as expense, जो ये चीजें यहाँ लिखी है वो मैंने इसको क्या बनाया? चार्ट फॉर्म में यहाँ पर बना दिया। देखो, पॉलिसी अमाउंट 50,000। व्हाट डज इट मीन? कोई चला गया इस दुनिया से तो कितना मिलेगा? 50,000। प्रीमियम अमाउंट 5,000 विल बी एक्सपेंस, हर साल ये प्रीमियम पे करना है। सरेंडर वैल्यू इज 1,000। तो बताओ एक्चुअल में प्योर इंश्योरेंस कितने का हो रहा है? 4,000 का। 1,000 क्या है? इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई, ये कैसे समझ में आएगा? ऑनलाइन एडजस्टमेंट दिया है क्या? प्रीमियम। तो क्या समझ में आएगा? ये एक्सपेंस वाला केस है। वो एसेट्स में भी दिया हुआ है एज अ सरेंडर वैल्यू, और एडजस्टमेंट में भी दिया है, तो उसको क्या बोलेंगे? सरेंडर वैल्यू वाला कंसेप्ट है। ये प्रीमियम एक्सपेंस वाला है। और जॉइंट पॉलिसी रिजर्व एसेट्स में भी दिया है, लायबिलिटी में भी दिया है, और एडजस्टमेंट में भी दिया है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे? जॉइंट पॉलिसी रिजर्व वाला कंसेप्ट है। यहाँ तीन कंसेप्ट है। When premium is treated as expense, when premium is treated as assets, when creation of joint policy reserve account, ये तीन टाइप के मेथड है कि आप प्रीमियम जब पे करते हो तो आप कौन सी अकाउंटिंग एंट्री या कौन सी कर रहे हो, कैसे समझ में आएगा? ध्यान आ रहा है आप लोगों को? तो सबसे पहले चालू करते हैं एक्सपेंस। तो जब भी आप प्रीमियम करोगे, पे करोगे, बैंक से चला जाएगा, और जो डेबिट हो रहा है वो क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, वो आपका क्या बन जाएगा? एक्सपेंस बन जाएगा। कोई डाउट? फर्स्ट पॉइंट। अब ये प्रीमियम को पीएनएल में ट्रांसफर करना है तो क्या करेंगे बताओ बच्चों? तो यहां दिख रहा है ये जो जेएलपी प्रीमियम, इसको क्या करेंगे? पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल टू जेएलपी प्रीमियम। यदि गलती से अभी कोई पार्टनर क्या हो गया, कोई मरा नहीं, तो क्या मिलेगा हमको? सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू कितनी रहेगी? 1,000 ऑफ ईच पार्टनर है, तो कितना आ जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। जो पैसे आएंगे वो किसको दे देंगे? पार्टनर्स को दे देंगे, 3,000। यदि कोई निपट गया है तो 50,000 जो आया है वो पूरा का पूरा किसको दे देंगे? फिर से ऑल पार्टनर को। कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें एक्सपेंस में? नहीं। सरेंडर वैल्यू वाला केस है। सरेंडर वैल्यू वाले केस में अब देखना, जो मैंने कहानी बताई थी ना, जो रियल लाइफ वाली, बिल्कुल अटैच होगी। जेएलपी टू द बैंक, यहां पर क्या करेंगे? जो अपन ने पेमेंट किया है उसको क्या कर देंगे? कितना पे किया आपने? 5,000। अब ये जेएलपी कौन सी चीज है? एसेट्स है यार। ये जेएलपी क्या है? एसेट्स है। क्या ये एक्सपेंस आउट हुआ है क्या? नहीं। क्या पीएनएल अकाउंट में गया है क्या ये प्रीमियम? नहीं। प्रीमियम माइनस सरेंडर वैल्यू, 5,000 माइनस 1,000 टू पीएनएल। अब हम क्या करेंगे? इसमें से जो 5,000 में जो पार्ट है इसका प्रीमियम का, कहां ट्रांसफर करेंगे? पीएनएल में। पीएनएल टू जेएलपी कितना चला जाएगा? 4,000। बताओ अब पीएनएल में कितना चला गया? 4,000। अभी भी 1,000 कहां है? एसेट्स में है। नेट अमाउंट इन द जेएलपी अकाउंट।
एसेट्स में दिख रहा है। एसेट्स इज इक्वल टू जेएलपी डेबिट बैलेंस 1000, कहां से आया 5000 माइनस 4000, दैट इज द सरेंडर वैल्यू। अब बाद में जब पैसे आएंगे, कितने पैसे आएंगे, कोई मर गया या कि सरेंडर वैल्यू आएगा। सिर्फ सरेंडर वैल्यू आ रही है, मानो मानो क्या आ रही है, सिर्फ सरेंडर वैल्यू आ रही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अरे जेएलपी का डेबिट बैलेंस कितना था 1000, पैसा कितने आए हैं बैंक से, सरेंडर वैल्यू आया 1000, किसी को कुछ मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है बात। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, जेएलपी का बैलेंस डेबिट था, अभी वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, किसी कुछ नहीं। ठीक है, दूसरी चीज, कोई मर गया है, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, सबसे पहले जेएलपी को खत्म करेंगे बिकॉज अब वो एसेट्स नहीं रह गई आपकी। और बैंक में आया कितना हमको 50,000, तो 1000 हम कहां यूज कर लेंगे, जेएलपी को राइट ऑफ करने में, क्योंकि पहले हमने इसको एक्सपेंस नहीं ट्रीट किया है। नेक्स्ट जो रहेगा वो हम क्या बैलेंस 49 क्या ट्रीट करेंगे, पार्टनर्स को 49,000 दे देंगे क्योंकि वो एक्स्ट्रा है। क्या कोई कंफ्यूजन है, डेथ में भी यही होने वाला है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एक्चुअल में डेथ चालू करने से पहले मैं बोल दूंगा खत्म हो गया, आप बोलोगे कब खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। नेक्स्ट चलें आगे, इसमें कोई कंफ्यूजन है। पहले हम एसेट्स में क्या करेंगे, पूरा का पूरा हम एसेट्स बनाएंगे, बाद में हम पता करेंगे कि जितना प्रीमियम अमाउंट है हम उसको राइट ऑफ कर देंगे पीएनएल में। हमने 4000 प्रीमियम को राइट ऑफ कर दिया, 1000 हमारा जेएलपी में रहेगा। जब पैसे आएंगे तो जेएलपी अकाउंट को क्लोज करेंगे, और जो पैसा रहेगा हम किसको दे देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को। तो मैं ये डेथ पढ़ा रहा हूं, ये 50,000 कब आएगा, जब डेथ ऑफ पार्टनर टॉपिक है ना तब आएगा, मैं डेथ भी पढ़ा रहा हूं। हाँ, 50,000 क्या है, पॉलिसी वैल्यू है, उस वक्त सरेंडर वैल्यू नहीं मिलेगी। रिटायरमेंट में नहीं इंक्लूड है, मैंने इंक्लूड किया है, बिकॉज दोनों में कंसेप्ट एज इट इज सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, इवन अकाउंटिंग एंट्री में भी कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ क्या चेंज होने वाला है यहां और वहां में, यहां सरेंडर वैल्यू लिखेंगे रिटायरमेंट में, और वहां क्या लिखेंगे, पॉलिसी वैल्यू लिखेंगे। नाउ ज्वाइंट पॉलिसी रिजर्व कंसेप्ट, समझो रिजर्व का क्या कंसेप्ट है। फर्स्ट एंट्री विल रिमेन सेम, जेएलपी टू बैंक, जितना भी प्रीमियम पे किया हम जेएलपी टू बैंक कर देंगे, चला गया। एसेट से हमारा जेएलपी। अब इसके बाद हम रिजर्व बनाएंगे कितने अमाउंट का, जितने अमाउंट का उसने क्या बनाया है, जेएलपी का प्रीमियम पे किया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जेएलपी रिजर्व अकाउंट। कोई बताएगा मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्यों लिखा है, बिकॉज रियल लाइफ में भी और एक्चुअल प्रॉपर अकाउंटिंग में जो भी रिजर्व बनता है वो कहां से बनता है, किसी प्रकार का भी रिजर्व पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बनता है, क्योंकि ये कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, कोई पेमेंट नहीं है, आपने वो कुछ पैसों को साइड में निकाल के रखा हुआ है। डू यू एग्री विद दिस, दिस इज नॉट एक्सपेंस। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जेएलपी रिजर्व अकाउंट, जेएलपी रिजर्व अपन का क्या बन जाएगा, लायबिलिटी। पीएनएल एप्रोप्रिएशन हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉफिट हमारा कम कर देगा पीएनएल, कोई प्रॉब्लम यहां तक। जेएलपी ब्रॉट डाउन टू सरेंडर वैल्यू, अभी मैं बता रहा हूं यहां कंक्लूजन दो चीज का है, बताओ क्या क्या है। जेएलपी कितना है, एसेट्स है, कितना डेबिट हुआ है जेएलपी, एसेट्स बना कितना 5K, क्रेडिट हुआ है क्या, जेएलपी रिजर्व, वो क्या है आपकी लायबिलिटीज है, क्रेडिट हुआ है कितने से 5000 से, ध्यान रहेगा इतना, ये दो चीज किया। जेएलपी ब्रॉट डाउन टू द सरेंडर वैल्यू, जो ये एसेट्स है उसको सरेंडर वैल्यू तक लाना है। तो अपन क्या करेंगे इसको लाने के लिए, जो ये रिजर्व है तो वो रिजर्व भी आएगा, देखते जाओ कैसे। तो जेएलपी का बैलेंस क्या था डेबिट, तो हम उसको क्या करेंगे, जेएलपी को क्रेडिट, जेएलपी को क्रेडिट कर दिया। रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट था, हमने उसको क्या कर दिया, डेबिट। सो नेट बताओ जेएलपी रिजर्व कितने का बचा, 1000 का। जेएलपी हमारा जेएलपी कितना बचा 1000 का। ध्यान से सुनना, अब बताओ मेरे को पीएनएल में कितना चार्ज किया है, मैं बताता हूं। अरे अभी तो किया, ये जो सेकंड पॉइंट में है आपने पीएनएल में कितना चार्ज किया है
पूरा का पूरा 5000। कोई सोच के बताओ, जब बाद में पैसा मिलेगा, आपने पूरा का पूरा चार्ज कर लियो पीएनएल में, तो अभी कुछ बचा क्या? जितना पैसा मिलेगा किसको मिलेगा? खुद को मिलेगा। कैसे? जिस दिन भी सरेंडर हो या किसी की डेथ हो, तो सबसे पहला काम करना है, ये जो थर्ड पॉइंट है उसको फिर से रिपीट करना है। मतलब उस दिन रिजर्व भी खत्म हो जाएगा और जेएलपी भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब तो जेएलपी खत्म हो गया, सरेंडर वैल्यू, सरेंडर का दिन आ गया है। और दूसरा, जो आपका डेथ का केस था, तो भी आपकी पॉलिसी एंड हो गई है। अभी हम रिजर्व को क्लोज करेंगे, रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है तो डेबिट करेंगे, जेएलपी का बैलेंस डेबिट होता है तो हम क्रेडिट कर देंगे, ये खत्म हो जाएगा। सो थर्ड एंट्री क्या कर रहा है, ये हो गया नेट वैल्यू जेएलपी का, जेएलपी रिजर्व 11,000 है। जैसे ही डेबिट होगा तो जेएलपी, देखो मेरी आंखों से देखो, मेरी आंखों से, जेएलपी रिजर्व टू जेएलपी मैंने अलग से भी करके दिखाया है। जेएलपी रिजर्व टू जेएलपी 11,000 खत्म। जो भी 50,000 आ रहा है वो किसको मिलेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन जनरली उसको कैसे किया जाता है? कंबाइंड एंट्री। इसलिए मैंने किया है बैंक जेएलपी रिजर्व टू जेएलपी टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या ये बात समझ में आ रही है कुछ कुछ? तो आप चाहो तो सेपरेट एंट्री भी कर सकते हो, जेएलपी रिजर्व और जेएलपी को खत्म कर देंगे। कुछ लोग पूछेंगे सर आपने सरेंडर वैल्यू तक पीएनएल में बताओ कितना चार्ज किया है? 5000। बताओ एसेट्स के केस में पीएनएल में कितना चार्ज किया था? 4000। देखो सरेंडर वैल्यू के केस में पीएनएल टू जेएलपी कितना था? 4000 हमने किया था। ध्यान आ रहा है? इसलिए हमारा वहां पास क्या था, जेएलपी से जितना पैसा आने वाला था, तो जेएलपी अकाउंट में जितना था उसको पहले एडजस्ट करेंगे, बाकी बचा हुआ पैसा बस देते हैं। तो ये फर्स्ट वाला जो है ना, ये थर्ड वाला जो है ना, एग्जैक्टली सेम किसकी तरह मालूम है आपको? फर्स्ट की तरह है। उसको एक टाइप से आपने एक्सपेंसिव ट्रीट किया, जबरदस्ती को दो अकाउंट आपने क्रिएट किए हैं। कौन कौन सा नाम है? जेएलपी रिजर्व एंड जेएलपी। नहीं तो जेएलपी प्रीमियम बोल के सब राइट ऑफ कर देना चाहिए था। अल्टीमेटली एट द एंड में भी जाके जेएलपी रिजर्व और जेएलपी क्या हो रहा है? क्लोज हो रहे हैं। ओके, सो कुछ भी डिफरेंस है? इतना छोटा सा था और जेएलपी से लोग डरते रहते हैं। बताओ आप कितना भी पढ़ लो जेएलपी के ऊपर, इसके बाहर कुछ भी दिया हुआ नहीं है। मैंने यहां तक लिख दिया है, बताओ सिर्फ एडजस्टमेंट में दिया है जेएलपी प्रीमियम इतना इतना है, बताओ क्या है? एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हो आप। एसेट्स में जेएलपी लिखा है और एडजस्टमेंट में भी है, ये कौन सा है आपका? आप एसेट्स ट्रीट कर रहे हो, सरेंडर वैल्यू में मेंटेन करते हो आप जेएलपी को, कहां? अपनी बैलेंस शीट में। यदि उसने जेएलपी रिजर्व अकाउंट बनाया हुआ है, इसका मतलब एकदम क्लियर है, आप कौन सा कंसेप्ट रिजर्व करते हो? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट मेंटेन करते हो। मतलब आपका जो रिजर्व है, जो सरेंडर और जेएलपी, ये दोनों किस अमाउंट में है? सरेंडर वैल्यू वाले अमाउंट में। फिर से हो गया एक बार? कोई कंफ्यूजन है किसी को? यही चीज की थ्योरी लिखी हुई है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम। अब बताओ, मैंने एंट्री भी कर दी है, तो एंट्री से समझ में आ रहा है ना? तो ऑल पार्टनर्स लिखा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ए बी सी। ओके, इसमें और कुछ भी नहीं होना है। आप बोलोगे जेएलपी कहाँ लिखे, कैसे लिखे? कुछ नहीं होने वाला। बताओ ये एंट्री का कहीं इंपैक्ट आएगा क्या? जेएलपी रिजर्व टू जेएलपी कहीं नहीं आने वाला। आप बोलोगे कहाँ दिखे? मैंने कंसेप्ट पढ़ाते वक्त ये सारी एंट्री की है। बताओ अब ये सारी एंट्री कहीं आने वाली है क्या? नहीं आने वाली। आपको सिर्फ लास्ट वाली एंट्री आखिर आ कहां से रही है, क्यों आ रही है, किसको राइट ऑफ करना है, कहीं ना कहीं रफ वर्क में या माइंड में आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लास्ट एंट्री फिफ्थ वाली ही पास करनी है। यहां पास कौन सी पास करनी है? ये थर्ड वाली करनी है। यहां पास कौन सी करनी है? थर्ड वाली करनी है। ठीक है, कोई सा क्वेश्चन रीड कर दें एक बार तो आपको समझ में आ जाए। देखो यहां क्या दिया? जेएलपी 20,000। व्हाट डज इट मीन? ये सरेंडर वैल्यू पे मेंटेन्ड है। कौन सा है? सेंटर वाला। पहले जब कुछ भी पैसा आएगा, सरेंडर वैल्यू का आए चाहे डेथ के केस में, डेथ के टॉपिक में पॉलिसी का अमाउंट आए डेथ के कारण, पहले हमको क्या राइट ऑफ करना पड़ेगा? 20,000। ठीक है। ऑन 1st Jan 2016 A want to retire, B and C agreed to continue at 2:1. Joint life policy was taken on 1st Jan 2010 for rupees 1 lakh. कुछ काम का है क्या 1 लाख रिटायरमेंट में? बिकॉज दिस इज पॉलिसी अमाउंट। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी वाज टेकन फॉर रुपीज 1 लाख। मतलब कोई यदि गलती से मर जाता है, गलती से, तो 1 लाख मिलेगा। द सरेंडर वैल्यू एज ऑन 31st December 2015 was rupees 25,000. What does it mean?
5,000 इस साल का भी और क्या हुआ है, ऐड हुआ है सरेंडर वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ एज रिटायरमेंट गुडविल। पहले तो अपन इसको क्या करेंगे, जेएलपी को रिवैल्यूड करेंगे और इसको किस में लाएंगे, 25,000 में लाएंगे। 5,000 का क्या हो रहा है हमारा, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है। For this purpose, age retirement goodwill was raised at 1 lakh fixed assets. BNC did not prefer to show the increase in the assets in the balance sheet. मतलब अब चाहो हार्डली एक एसेट्स का रिवैल्यूएशन है और उसी को करना है तो आप चाहो तो जर्नल एंट्री के थ्रू भी कर सकते हो, नहीं तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन आपको याद है वही करो। क्या बोला, क्योंकि आइटम कितना है, एक ही है। B and C did not prefer to show the also agreed to discharge 50% of A's claim in the bank balance। अब बताओ, टू मेक द कैपिटल प्रोपोर्शनेट एंड टू मेक द कैपिटल प्रोपोर्शनेट मतलब जो टोटल कैपिटल दोनों की आएगी उसकी किस रेशियो में रखना है, 2:1 में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 है ये देखो, सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल है ये, कैलकुलेशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकाला है, गुडविल, फिक्स्ड एसेट्स और जेएलपी, ये हमने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकाला हुआ है, ठीक है। और उसको हमने ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो क्योंकि यहाँ रिटायरिंग है, पहले हम जो प्रॉफिट होगा वो किसको देंगे, ऑल पार्टनर्स को, और जब रिटायरमेंट के बाद हम किस में देंगे, न्यू रेशियो 2:1 दिया हुआ है। और इसके अलावा कुछ दिया नहीं है। कैलकुलेशन, ये थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन था, यू नीड नॉट टू वरी। टोटल एसेट्स के बारे में बोल रहा है, इंक्रीज इन बैंक बैलेंस है, लायबिलिटीज है, और वो हटा दिया है। अभी जो सरेंडर वैल्यू आने वाली है 25,000, उसके बारे में भी सब एडजस्टमेंट कहाँ हुआ है, वहीं पास हुआ है। अभी ये क्वेश्चन कर नहीं रहे हैं तो इसलिए कुछ और क्वेश्चन भी देख लेंगे। आओ देखते हैं, डेथ में देख लेंगे। अब बताओ सेपरेट लाइफ पॉलिसी, हमने अभी देखा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, अब यहां पास हम क्या देख रहे हैं, सेपरेट लाइफ पॉलिसी। सारे कंसेप्ट वहीं के रहेंगे। देखो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में लॉस क्या है, जब डेथ होती है उस वक्त आपको सरेंडर वैल्यू नहीं मिलती, उस वक्त आपको क्या मिलेगी, सिर्फ पॉलिसी वैल्यू मिलेगी। लेकिन सेपरेट लाइफ पॉलिसी में क्या बेनिफिट हो जाएगा, आप जो पार्टनर कंटिन्यू है उनका सरेंडर वैल्यू मिलेगा, और जो पार्टनर डेथ, जिसकी डेथ हो गई है उसका क्या मिलेगा, पॉलिसी वैल्यू मिलेगा। जैसे फॉर दिस क्वेश्चन अमित की डेथ हो, अमित रिटायर हो रहा है फॉर एग्जांपल यहाँ पास, तो सरेंडर वैल्यू कितनी है, 10,000, 20,000, 30,000। अब टोटल इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 60,000। अब ये 60,000 का मजा कौन कौन लेगा, ऑल 3 पार्टनर्स लेंगे। समझ में आ रहा है क्या, जबकि क्या सरेंडर वैल्यू मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, सिर्फ किसकी पॉलिसी खत्म हो रही है, सिर्फ अमित की। लेकिन पूरा का पूरा बैलेंस जो अमित रिटायर, अमित विल गेट व्हाट, 60,000 का उसका 1/5 का शेयर था, उसका बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आगे चल के यही डेथ के केस में है, इसकी डेथ हो जाती, बताओ अमित के डिसीज पार्टनर को क्या क्या मिलता, एनीवन, 3 लाख नहीं मिलता, 10,000 सोना का मिलता, और गब्बू का 20,000 मिलता। समझ में आ रही है बात, और इस टोटल का उसको 1/5 मिलता, किसको, अमित को, ठीक है। और वही जो ओल्ड रेशियो है उस तरह मिलेगा। डन, आ जाओ यहां पास आपकी मन के शांति के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां भी बनने वाला है। पेमेंट ऑफ डिसीज पार्टनर होगा, जैसे रिटायरमेंट पार्टनर रहता है वैसे डिसीज पार्टनर का भी होगा। ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड गुडविल, जो भी गुडविल रिजर्व रहेंगे वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जो रहेगा वो हम ट्रांसफर करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। एंड ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी एंड सेपरेट लाइफ पॉलिसी, मैंने इसीलिए सेपरेट लाइफ पॉलिसी भी वहां पर बता दिया, और मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया, एक भी निपटता है तो पॉलिसी भी मिलेगी। सेपरेट लाइफ पॉलिसी के बारे में रिपीट कर रहा हूं, पॉलिसी का अमाउंट भी मिलेगा, और जो पार्टनर कंटिन्यू है उसका सरेंडर वैल्यू का बेनिफिट मिलेगा। सरेंडर वैल्यू अभी नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, सेपरेट लाइफ पॉलिसी है, जिस दिन वो या मर जाए या तो वो पॉलिसी खत्म हो जाए, ध्यान रखना। लेकिन ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में एक ही चीज मिलेगा, मर गए हो तो पूरा का पूरा सरेंडर वैल्यू मिलेगी, और कंटिन्यू हो तो कंटिन्यू वाला तो कोई चैप्टर है ही नहीं यहाँ पर। पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पर पूरा फोकस किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ जेएलपी के ऊपर। ये देखो
प्रीमियम मेथड, प्रीमियम है तो क्या मानेंगे, एक्सपेंस। सरेंडर वैल्यू है तो उसको क्या मानते हैं अपन, सरेंडर वैल्यू में एसेट्स की तरह मेंटेन करते हैं। जॉइंट पॉलिसी रिजर्व मेथड मैंने यहां से ये टर्म लेके वहां पास बनाया हुआ है। मतलब रिटायरमेंट के केस में भी आपको कितना भी डिफिकल्ट सम यदि जेएलपी से रिलेटेड आ जाए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि हमको उसके साथ क्या दुरुपयोग करना है। अब बताओ, सिर्फ एडजस्टमेंट में दिया है एक्सपेंस, एसेट्स में दिया है और एडजस्टमेंट में दिया है सरेंडर वैल्यू, एसेट्स वाला केस है। रिजर्व दिया हुआ है कहाँ, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, तो जेएलपी रिजर्व अकाउंट मेंटेन कर रहा है। समझ में आया क्या? एडजस्टमेंट, इंपैक्ट, एंट्री, एवरीथिंग। देखो कहीं पास भी ज्यादा वहां नहीं दिया था, सब कुछ यहीं से उठा के वहां लाया गया ताकि दोनों को कंबाइन में आपको परफेक्ट चीजें समझ में आए। सो वेदर वी हैव लेफ्ट एनीथिंग, कुछ बचा क्या? मेरे वो चार्ट को अच्छे से ध्यान रखना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो आप मैंने पढ़ाया जिस तरीके से ना, आपको कोई खास बेनिफिट नहीं होने वाला until unless you yourself have to prepare that chart। एक बार बना के तो देखो जनरल एंट्री होती क्या है। नहीं तो यहाँ यहाँ बहुत सही सर, हाँ ऐसे ही होगा जैसे आपने लिखा है, बहुत सही पढ़ा रहे हो। ठीक है, कुछ याद नहीं आने वाला फाइनली। इसमें ज्यादा क्वेश्चंस भी तो नहीं रहते हैं, तो भी देखता हूँ। इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 4 तक गया हुआ है बस, दैट्स इट। एक देखना है आपको, देखो कैसे दिया हुआ है, बी एंड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट। इसको नहीं देखते, किसी और को देख लेते हैं, नॉर्मल कोई और क्वेश्चन दिख जाता है। फुल क्वेश्चन कौन सा है? बस वही है, बस और कुछ नहीं है। देखो बैलेंस शीट दी है, ओम एंड कंपनी की, एक्स वाई जेड पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होते हैं 1:2:2 में। ओके, जेड डाइड, जेड का शेयर कितना है, 2 था, ध्यान रखना। हिज अकाउंट वाज सेटल्ड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ये बैलेंस शीट पुरानी दी हुई है। जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ये राइट ऑफ करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा। यहाँ पास किसी प्रकार का भी जेएलपी दिया हुआ नहीं है। क्या ये जेएलपी का क्वेश्चन है भी कि नहीं है? नहीं है। ये तो बैलेंस शीट ही नहीं दी है इसमें। देखो क्वेश्चन, लेकिन आप इलस्ट्रेशन 5 में, लेकिन मेरे पास तो 5 है ही नहीं ना। टेस्ट योर नॉलेज। प्रॉब्लम क्या है, वो थियोरेटिकल है, उसमें बैलेंस शीट नहीं बनी हुई है ना। लेकिन तब भी उसको पढ़ना है, रीड करना है, वी कैन। बहुत बड़ा है, ठीक है। सेकंड सम कहाँ पास दिया हुआ देखो, बहुत लॉजिकल है यार, जो इतना कुछ नहीं, टेंशन मत लो। लेकिन आपको जेएलपी समझ में आ गया ना, तो जेएलपी से बस डरने का नहीं है, आपका सेम एज इट इज जैसे चलता आ रहा है ना। ट्वेल्थ में भी आपके साथ यही धोखा हुआ है कि डेथ तक नहीं पहुंचता था और उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन बनाए नहीं थे। और यही हाल यहाँ भी है, ज्यादा क्वेश्चन जनरली आते भी नहीं है और बनाए भी नहीं है, लेकिन डजंट मीन, लेकिन जेएलपी के जो कंसेप्ट है, ध्यान रखना, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जब पास एग्जाम क्वेश्चन पेपर देखोगे आप और जो हम क्वेश्चंस देखोगे आप, तो वहां पास एकदम क्लियरली मेंशन्ड है कि जेएलपी का क्या क्या ट्रीटमेंट है। तीन ही चीज मिलेगा, एडजस्टमेंट, एसेट्स एंड एडजस्टमेंट, नहीं तो लाइबिलिटीज, एसेट्स एंड एडजस्टमेंट। आपको कोई गुमराह नहीं किया जाएगा। जेएलपी आ रहा है तो एकदम स्ट्रेट कट में पूछा जाएगा। बहुत से स्टूडेंट इसको क्या कर देते हैं, ऑप्शन में छोड़ देते हैं। इसके ऊपर ये लॉजिक है। जिन्होंने ये लेक्चर भी देखा है तो जेएलपी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 1 आवर का सिर्फ लेक्चर किसका है, जेएलपी का है। ओके, उसमें बहुत मजाक करते करते आराम से चीजें समझे हुआ है। उसमें डेथ का भी बहुत सी चीजें कवर की हुई है, क्वेश्चंस भी कवर हुए हैं, इसलिए ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय।